भाई ने, मैं उन्हें भाई कहूँगा। डॉक्टर ज़हीर, आप अपना इंट्रोडक्शन प्लीज़ दोबारा करवाइएगा। अभी हम जी सबसे पहले ये फर्स्ट एड मेडिसिन प्लेटफॉर्म की तरफ से ये जो सेशन है हाद DHA MOH यूई एग्जाम्स UAE एग्जाम्स, इनके बारे में हमारे जो गेस्ट हैं वो डॉक्टर ज़हीर हैं। और डॉक्टर ज़हीर आप अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं। जी डॉक्टर ज़हीर। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। जैसे कि आतिफ़ भाई ने बोला, मेरा नाम डॉक्टर ज़हीर है और मैं मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में मेरी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। और बेसिकली मैं 9 टू 10 इयर्स मेरा एक्सपीरियंस है एज़ मेडिकल ऑफ़िसर, सीनियर मेडिकल ऑफ़िसर और एज़ अ जीपी और फैमिली फ़िज़िशियन के हिसाब से, जिसमें पाकिस्तान, मालदीव्स, यूएई है मेनली। और जैसा कि उन्होंने बताया कि पोस्ट ग्रेजुएशन के लिहाज से एमएससी 1-2 हुआ है, अल्लाह का शुक्र है, और पेसिस अभी फॉलो कर रहा हूँ मैं। और रिसेंटली आयरिश मेडिकल काउंसिल के साथ जो रजिस्ट्रेशन जारी है मेरी, जिसमें ऑलमोस्ट कंप्लीट है अल्हम्दुलिल्लाह। अब स्पेसिफिकली टू द स्पेसिफिक क्वेश्चन, जिसमें यूएई को हम फोकस कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिहाज से। तो जैसे कि यूएई में 3 ऑर्गेनाइजिंग बॉडीज़ हैं, तो जिसमें डीएचए, जिसे हम दुबई हेल्थ अथॉरिटी कहते हैं, इसके अलावा एमओएच है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है फॉर शॉर्ट। तो उसमें इसके अलावा जो है हाद है, और हाद को आजकल डीओएच भी कहा जाता है। अब ये 3 ऑर्गेनाइजिंग डिफरेंट बॉडीज़ हैं। पहले ऐसा था, आज़िफ़ भाई, शुड आई कंटिन्यू? जी, जी, आप कंटिन्यू करें। आप जी, अपना जी। जो जिस तरह गाइड करना है वो आप कंटिन्यू करें। जी, जी। अब उसमें ये है कि जब आपने स्पेसिफिकली यूएई को फ़ोकस करना है, तो एक तो ये है कि ये 3 डिफरेंट ऑर्गेनाइजिंग बॉडीज़ हैं, जिसमें चूँकि हम सबको पता है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैं, 7 एमिरेट्स हैं ये। और जो जिसमें जो दुबई है वो सिर्फ़ डीएचए दुबई हेल्थ अथॉरिटी है उसके लिए। इसके अलावा जो अल ऐन, और इसके अलावा जो अबू धाबी है उसको डीओएच, जो जिसे हाथ के नाम से हम जानते हैं, वो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है, उसको हैंडल करती है। इसके अलावा जो बाकी की एमिरेट्स हैं उसको एमओएच यानी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हैंडल, जिसमें मेनली शारजाह, इसके अलावा दूसरी जो हैं एमिरेट्स होंगी, उनको फोकस किया जाता है। सो जब भी हमने लाइसेंस के लिए प्रोसीड करना है, तो हमें इन तीनों में से किसी एक को चूज़ करना है। जिस ऑर्गेनाइजिंग बॉडी का आपने लाइसेंस लेना है इनिशियली, उसको आप फ़ोकस करेंगे, जिसमें अपनी एलिजिबिलिटी आपने चेक करनी है, फिर आपने डेटा फ्लो और उसका एग्ज़ाम देना है, और तीसरे नंबर पे जाके अपनी रजिस्ट्रेशन आपकी कंप्लीट होती है। सो पहले ये था कि आपको तीनों ऑर्गेनाइजिंग बॉडीज़ के डिफरेंट एग्ज़ाम, तीनों के ही अलग-अलग एग्ज़ाम देने पड़ते थे, अगर आप तीनों के लाइसेंस लेना चाहते थे। अब रिसेंटली डेवलपमेंट ये हुई है कि अगर आप किसी एक ऑर्गेनाइजिंग बॉडी का भी एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं और वहाँ की रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं, तो आपको दूसरे ऑर्गेनाइजिंग बॉडी के लिए आपका जो लाइसेंस है वो इंटरचेंज हो सकता है। लेकिन उसके लिए एक शर्त इन्होंने की है कि आपको वहाँ का गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जिस ऑर्गेनाइजिंग बॉडी के साथ आप प्राइमरीली रजिस्टर्ड हुए हैं। अब उस ऑर्गेनाइजिंग बॉडी के गुड स्टैंडिंग के लिए आपको मिनिमम 3 मंथ्स रिक्वायर होते हैं, वो सर्व करने के उस ऑर्गेनाइजिंग बॉडी के अंडर। जब आप 3 मंथ्स सर्व कर लेते हैं, गुड स्टैंडिंग ले लेते हैं, तो फिर आप आसानी से इंटरचेंज करके फिर आप अक्रॉस यूएई कहीं पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहाँ का लाइसेंस लेके। सो ये एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है उनकी तरफ से। अब रही बात, मैं चूँकि डीएचए को इसलिए रिप्रेज़ेंट करूँगा कि मैंने वहाँ का लाइसेंस लिया है, मैंने उसी को ही फ़ोकस किया है और उसी के प्रोसेस में से गो थ्रू हुआ हूँ। सो मैं स्पेसिफ़िकली उसके बारे में ही ज़्यादा आसानी से बता सकूँगा। इसमें 3 हम इसको फ़ेज़ेज़ में डिवाइड कर लेते हैं। यूएई की डीएचए की जो रजिस्ट्रेशन के लिए पहली फ़ेज़ में आपने अपनी एलिजिबिलिटी देखनी है। सो एलिजिबिलिटी बड़ा सिंपल सा है कि दुबई हेल्थ अथॉरिटी की आप वेबसाइट पे जाएँगे और वहाँ पे अपना आप अकाउंट बनाएँगे, तो आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक करेंगे। उनके जो क्वेश्चनियर्स होते हैं, 5 टू 10 क्वेश्चंस हैं, ऑलमोस्ट ऑनलाइन ही वो हो रही होती है आपकी एलिजिबिलिटी। वो जो क्वेश्चंस हैं, वो कोई एप्टीट्यूड नहीं है, वो बेसिकली आपकी वो ग्रेजुएशन पूछ रहे हैं, किस ईयर में हैं, आपने उसके बाद कितना आपका एक्सपीरियंस है, इस तरह की बातें क्वेश्चंस पूछ रहे होंगे। तो वो अच्छा 5 10। जी, जी। डॉक्टर ज़हीर, जो आपने इनको हमें ये बताएँ आपके हाउ टू अप्लाई, हमें अप्लाई किस तरह करना होता है? क्या चीज़ें ओके। रिक्वायर होती हैं? लाइक ये कि जी, आपको 1 ईयर का हाउस जॉब का एक्सपीरियंस और उस हाउस जॉब के बाद 2 साल का आपको एमओशिप का एक्सपीरियंस चाहिए। ये जो डाटा फ्लो है जिसमें वेरिफिकेशन होती है डॉक्यूमेंट्स की, तो जी, डाटा फ्लो का क्या कांसेप्ट है? क्योंकि बहुत से स्टूडेंट के लिए डाटा फ्लो एक न्यू वर्ड है जो कि उनको नहीं पता होता। तो डाटा राइट। फ्लो में आपकी डिग्री होती है, उन्होंने एक वेरिफ़िकेशन प्रोसेस है जिसमें जी, हमने अपनी डिग्री और
जो दूसरे सर्टिफिकेट्स हैं उन वो देने होते हैं। तो इस बारे में डाटा फ्लो किस तरह आपने अप्लाई करना है, कौन सी चीज़ें रिक्वायर हैं, कितना टाइम लगता है और जी, इसमें कितने पैसे आपको कितना जी, एक्सपेंस आता है, वो जी, जी। बताइएगा? जी, जी, मैं इसी तरफ ही आ रहा था। वो जो 3 स्टेप्स में पहले तो आपने जैसे कि आपने खुद ही आतिफ़ भाई आपने ज़िक्र किया ना कि एलिजिबिलिटी यानी कितने ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। तो वो एलिजिबिलिटी में वो बेसिकली वो सारी चीज़ें असेस करते हैं फर्स्ट फेज़ में। और उसमें हाउस जॉब तो उन वहाँ पे इंटर्नशिप के तौर पे कंसीडर की जाती है और बेसिकली वो एक्सपीरियंस चाहिए जी, होता है पोस्ट हाउस जॉब। तो पोस्ट हाउस जॉब में अब इसमें कुछ लोगों को कन्फ्यूजन थी, कुछ लोगों ने अपनी एलिजिबिलिटी चेक करने की देखी, तो उन्होंने 2 इयर्स गैप रखा, किसी ने कहा कि जी हमारा एक्सेप्ट नहीं हुआ। सो इन शॉर्ट ये है कि आपको 2 इयर्स गैप चाहिए 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए एज़ एन एमओ। तो जी, ये बड़ा चीज़ यहाँ पे थोड़ी-सी हमें थोड़ा डेलिकेट पॉइंट है कि हमें एज़ एन एमओ यानी मेडिकल ऑफिसर या जीपी, चूँकि आपने पहले तो ये डिसाइड करना है ना कि अभी हम फ़ोकस कर रहे हैं एज़ अ जीपी आपने जाना हो ना, तो वहाँ पे हुँ, हम यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर का वर्ड यूज़ करते हैं, वहाँ पे एज़ अ जीपी वर्ड यूज़ होता है, जनरल प्रैक्टिशनर। तो ठीक है। वो एज़ अ ज जब आपने जीपी को फ़ोकस करना है, जब आप स्पेशलिटी को देखते हैं तो स्पेशलिस्ट का और क्राइटेरिया मतलब ऑलमोस्ट इसी फ़ेज़ में से वो गुज़रते हैं। लेकिन उनका थोड़ा-सा आगे जाके जो मैं अभी बताऊँगा फ़ेज़ 2 में वो थोड़ा-सा डिफरेंट हो रहता है। हमारा ये है हम मैं स्पेसिफिकली फ़ोकस कर रहा हूँ जीपी को, मेडिकल हुँ, ऑफ़िसर हुँ। को। जी, तो जी। उसमें ये है कि फर्स्ट फेज़ में आपकी एलिजिबिलिटी हो गई 2 इयर्स एज़ एन एमओ एज़ अ जीपी एक्सपीरियंस हो गया। आपने वहाँ पे रेज़िडेंट के तौर पे लिखेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं आम तौर पे करते हैं या प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। अगर आप लिखेंगे एफसीपीएस रेज़िडेंट हैं या एमडी कर रहे हैं या एमएस कर रहे हैं इस तरह, तो आपने एज़ अ जीपी लिखना है, जो भी मेंशन करना है। सो स फर्स्ट फेज़ तो आ गई, तो आपको पता चल गया कि एलिजिबिलिटी आ गई है आपकी, उसी वक़्त बता देंगे आपको, विदिन मिनट्स वो साथ ही ऑनलाइन ही आपको मैसेज आ जाएगा। और अब आपको यहाँ ये बात करने से पहले प्लीज़ रेस्ट एश्योर्ड कि दुबई हेल्थ अथॉरिटी मैंने चूँकि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजिंग बॉडी के साथ एक्सपीरियंस है मेरा, जितनी एफ़िशिएंट मैंने दुबई हेल्थ अथॉरिटी की सारे प्रोसेस को देखा है, शायद ही मैंने किसी और को इवन एपिक वेरिफिकेशन जो यूएसएमएलई के थ्रू लोग करते हैं या आईरिश मेडिकल काउंसिल के लिए या जो है यूके की ऑर्गेनाइजिंग बॉडी के लिए करते हैं, उससे भी ज़्यादा इनको प्रोफ़ेशनल और ज़्यादा एक्सपेडाइटरी देखा है मैंने इनको दुबई हेल्थ अथॉरिटी को। बहुत ही स्मूथ, बड़ा ही ईज़ी कर देते हैं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है प्रोसेस ऑलमोस्ट। तो कुछ लोग जो हैं वो एजेंट्स के थ्रू करवाते हैं, लेकिन मुझे आउट ऑफ ब्लू मैंने स्टार्ट किया था और सिर्फ़ इनका ट्यूटोरियल दुबई हेल्थ अथॉरिटी की वेबसाइट पे देखा था और मैं खुद ही करता गया सारा कुछ। सो आपने कमिंग ये बैक जो टू द पॉइंट। ट्यूटोरियल जिस ट्यूटोरियल की बात जी, कर रहे हैं, ये आपने इसका जी। लिंक जो है वो ग्रुप में शेयर करना है ताकि उस ये ट्यूटोरियल किस बारे में है कि हाउ टू अप्लाई या हाउ टू रजिस्टर? हाँ जी, इसमें ये है कि सारा ओवरऑल जो हम बात कर रहे हैं, इसी को उन्होंने सारा का सारा समराइज़ किया हुआ है और उसमें ईज़िली पता चल जाएगा। बाकी डेफ़िनेटली कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हर बंदे की एप्रीहेंशन में या कंप्रेशन में नहीं आ सकती, तो वहाँ पे थोड़ी क्वेरीज़ होती हैं। वो जैसे आप मौजूद हैं, आप माशाल्लाह एफ़र्ट कर रहे हैं, तो हम लोग मौजूद हैं, तो वो आपके थ्रू कोई भी आपसे क्वेश्चन कर सकता है, हम उसको रिस्पॉन्ड कर देंगे जी, आप ग्रुप इंशाल्लाह। में इन मौजूद शॉर्ट हैं। आप वो जो ट्यूटोरियल का लिंक है जिसमें हाउ टू जी, रजिस्टर वो मैं शेयर देखें, कर दूँगा। मैं शॉर्टली आई विल शेयर। स्टूडेंट ये कोई इतना सॉरी, आप तो डॉक्टर्स हैं सब, तो ये कोई मुश्किल नहीं है हाउ टू अप्लाई, और ये बस आपने एक वीडियो देखनी होती है और उसमें यूट्यूब पे हाउ टू अप्लाई की वीडियो बहुत सी हैं और बहुत ईज़ी हैं, और ये ट्यूटोरियल का जो लिंक है ये भी आपको शेयर कर दिया जाएगा ग्रुप में। तो ये कोई मुश्किल नहीं है, शायद आप कुछ इसको थोड़ा मुश्किल समझ रहे हो। जी, जी, तो भाई तो सेकंड फर्स्ट फेज़ तो आपकी आ गई एलिजिबिलिटी, उन्होंने बता दिया कि आप एलिजिबल हैं। सेकंड फेज़ में अब सेकंड फेज़ को हम 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं, जो स्पेसिफिकली आपने क्वेश्चन किया था उसका अब आंसर आने लगा है। सेकंड फेज़ में 2 चीज़ें आ गई, एक हो गया डेटा फ्लो और दूसरा हो गया एग्ज़ाम, सीबीटी जिसे बोलते हैं कंबाइंड कंप्यूटर असेसमेंट जो होती है। वो आपकी जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एब्रिविएशन वर्ड यूज़ होता है और दूसरा उसके अ, साथ-साथ पैरेलल चलता है डेटा फ्लो। मैं तो सॉरी, मैं थोड़ा आपको इंटरप्ट करूँगा। मैं थोड़ा इन स्टूडेंट्स कुछ इस इन टर्मिनोलॉजीज़ का नहीं पता कि हार्ड और जी, डीएचए और एमएच क्या हैं। तो जी, ये मैं बता दूँ थोड़ा-सा, और फिर हम इधर से स्टार्ट करते हैं। जी, 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 जो आपका डीएचए एग्ज़ाम है, दुबई हेल्थ अथॉरिटी एग्ज़ाम, ये मेनली दुबई के लिए है। और जो आपका एमओएच है, ये शारजा और इसमें और भी स्टेट हैं। ज़्यादा जो अपॉर्च्युनिटीज़ के लिहाज़ से जिसमें ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं, जिसमें ज़्यादा स्टेट आती हैं, वो एमओएच है। एमओएच में आपकी जो है वो ज़्यादा स्टेट हैं। और ट्रू, राइट, हाँ, और जो सबसे मुश्किल एग्ज़ाम है वो हार्ड है।
ठीक है। तो हेल्थ अथॉरिटी ऑफ अबू धाबी, तो ये सबसे अभी जो अपॉर्चुनिटीज के लिहाज से एमओएच में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, क्योंकि स्टेट ज़्यादा हैं। लेकिन अगर आप कहें कि सर वो एग्ज़ाम बताएं कि जो सबसे डिफ़िकल्ट है, तो और उसमें पे सबसे ज़्यादा है, तो वो आपका हाथ है। तो लोग ये करते हैं कि आम तौर पे वो, हाँ, और ये जो एग्ज़ाम है, ये अगर आपने एमओएच कर लिया हुआ है, तो आप इसको कन्वर्ट करवा सकते हैं हाथ में बाद में। लेकिन और इसी तरह आप डीएचए को भी हाथ में कन्वर्ट करवा सकते हैं। लेकिन आम तौर पे हमेशा यही होता है कि एमओएच वाले लोग हाथ में जाते हैं और डीएचए पहले पास किया होता है, फिर वो इसे कन्वर्ट करवाते हैं हाथ में। लेकिन जो हाथ वाले होते हैं वो कभी भी इन दूसरे एग्जाम की तरफ नहीं जाते। अब इन एग्जाम का किस तरह हमने अप्लाई करना होता है, उसके बारे में आपको बताएंगे ज़हीर भाई। अगर इस जी तो और भी भाई, क्वेश्चन है तो। जी 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 जी, जी सॉरी, मैं आपके क्वेश्चन ही देख रहा था स्टूडेंट, तो अभी मैं वो देख रहा हूँ। तो जी जी, कंटिन्यू करें कि हाउ टू जी अप्लाई। जी, थैंक यू। अच्छा, हम सेकंड फेज में बात कर रहे थे। सेकंड फेज में दो चीज़ें हैं। डेटा फ्लो, जो कि एक फैंसी वर्ड है जिसका मतलब है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करनी। जो जो भी डॉक्यूमेंट आप डालेंगे, वहाँ पे जिससे भी रिलेटेड आप डालेंगे, उसकी एक वेरिफिकेशन होनी है। उन्होंने क्रॉस चेकिंग करनी है, और वेरिफिकेशन उन्होंने आपके जहाँ-जहाँ के जो सोर्स है, जहाँ से वो डॉक्यूमेंट आया है, फॉर एग्ज़ाम्पल जिस हॉस्पिटल से, यूनिवर्सिटी से, उसको उन्होंने वेरीफाई करना है। उनको ईमेल करके, हार्ड कॉपी के ज़रिए, कॉल करके, ये अप टू देम है। जो डेटा फ्लो की जो उनकी कंपनी है, ऑर्गेनाइजिंग बॉडी की, जहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं जिसके साथ। तो वो तो हो गया एक वेरिफिकेशन प्रोसेस। दूसरा जो साथ इसके चलता है वो सीबीटी है, उसे कंप्यूटर बेस्ड ये टेस्ट ये कहते हैं। ये मुझे बताएं कि जो आपका डाटा फ्लो में जो चीज़ें वेरीफाई की जाती हैं, उनमें आप कौन सी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं? आपकी डिग्री होती है, आपका ट्रांसक्रिप्ट होता है, डिग्री होती है, ट्रांसक्रिप्ट होता है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होते हैं, और जो आपने वो की होती है, एमओशिप की होती है, सर्टिफिकेट्स, इनकी जी, वेरिफिकेशन होती है कि आपने कहाँ से की है। इनकी एग्जैक्ट आपने वो ईमेल और कांटेक्ट नंबर देने होते हैं, क्योंकि वो वेरीफाई करते हैं। अगर आपने ये कहा है कि हमने फलां हॉस्पिटल से एमओशिप की है, तो ये डाटा फ्लो वाले उस हॉस्पिटल को कॉल करते हैं, ईमेल करते हैं और वेरीफाई करते हैं कि ये पर्सन जो है ये आपके पास एज एमओ काम करता रहे। तो इसलिए जो भी आपने जहाँ से भी, बाज़ औक़ात इसमें ये भी है, ये जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, क्योंकि 2 ईयर का आपको एक्सपीरियंस चाहिए, 1 ईयर हाउस जॉब एंड 2 ईयर एमओशिप। तो जो 2 ईयर के एमओशिप का सर्टिफिकेट है, उन्होंने उसमें ये भी होता है, इसमें आप कुछ लोग होते हैं जिनके पास एमओशिप का सर्टिफिकेट नहीं होता, तो वो बनवा लेते हैं। लेकिन अगर आपने बनवाना भी है किसी से, तो आपका वो पर्सन हो जो जब उनकी कॉल आए या ईमेल आए या तो वो उनको कहें कि हाँ, ये इस पर्सन इसने, तो इस तरह का ट्रस्टेबल वो हॉस्पिटल हो। इसमें होम कंट्री सर्टिफिकेट भी होता है। तो ये चीज़ें हैं जो आप उनको अपने डॉक्यूमेंट्स देते हैं, और वो इनको वेरीफाई करते हैं। तो ये वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है, इसे कहते हैं डाटा फ्लो। जी, हाउस जॉब के बाद 2 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो लाज़िम होना चाहिए। ट्रू। अ, इसमें आते भाई आप रेट्रोस्पेक्टिव चलेंगे ना, जब इन्होंने आपसे बेसिकली डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से हैं आप जो करवाने हैं आपने, इसको हम मज़ीद एलैबोरेट एलैबोरेट कर लें, तो वो जब आप अपनी एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी फेज़ 1 करेंगे, वो आपने बड़ा सोच समझ के करना है। जब आप फेज़ 1 में एलिजिबिलिटी टेस्ट ऑनलाइन कर रहे होते हैं ना, तो उसमें वो चीज़ें आपके रिकॉर्ड में आ जाती हैं, और जैसे ही आप वो करते हैं, तो बाद में फेज़ 2 में ऑटोमेटिकली आपके प्रोफाइल में जो आपने एक अपना अकाउंट बनाया होता है, उसमें वो मेंशन्ड हो रहती हैं, और वो कहते हैं कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं, जो कि आपने अपनी असेसमेंट में मेंशन किए थे, जो भी सब्जेक्ट्स मेंशन किए थे या टॉपिक्स, या एक्सपीरियंस या आपकी क्वालिफ़िकेशन, उसके मुताबिक आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करनी है वेरिफिकेशन के लिहाज से। जी, डॉक्टर साहिब, मुझे ये बताइएगा कि स्टूडेंट का क्वेश्चन आया कि कंट्री सर्टिफिकेट क्या होता है और ये कहाँ से बनाया जाता है? अच्छा, इसमें होम कंट्री सर्टिफ़िकेट तो ऐसा कोई उसमें मेंशन नहीं है, बस आपका एक्सपीरियंस अच्छा, सर्टिफ़िकेट है। ठीक और है। दूसरा जो है ना, आपकी ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है, जो लाइसेंस है ना आपका, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में पीएम्स। हम पीएमसी है, तो इसका भी, और तीसरी आपकी डिग्री है। ये 3 चीज़ें हो गई आपकी, यानी कि आपका एक्सपीरियंस हो गया, आपका हाँ, हाँ। लाइसेंस हो गया, लाइसेंस के साथ गुड स्टैंडिंग भी लगाएँ आप अपना, गुड स्टैंडिंग, और चौथी चीज़ जो आपकी वो डिग्री हो गई। तो बेसिकली जी, जी। आपने अपनी एमबीबीएस की डिग्री से लेके
आगे तक जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ऑर्गेनाइजिंग बॉडी की 2 चीज़ें हो गई, आपका गुड स्टैंडिंग हो गया और उसका लाइसेंस हो गया, और एक्सपीरियंस आ गया। एक्सपीरियंस में जब आपने मेंशन करा तो रेट्रोस्पेक्टिव उन्होंने, फॉर एग्जांपल एक बंदा है उसका 5 साल का एक्सपीरियंस है एज़ अ जीपी, एज़ एन एमओ, तो उन्होंने उन्होंने क्या ना, लेटेस्ट 3 इयर्स एक्सपीरियंस दे नीड टू बी मेंशन, बस। तो अब वो जी वैसे आप मेंशन करेंगे अपने प्रोफाइल में, सारा कुछ हो जाएगा, लेकिन लेटेस्ट 3 इयर्स रेट्रोस्पेक्टिवली कि अभी मैं करंट क्या कंडीशन है, उसके पीछे, उससे पीछे, तो ये 3 लेटेस्ट करंट 3 इयर्स का एक्सपीरियंस जो है ना, अगर आपका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। वरना ग्रेजुएशन के बाद जैसे कि 1 ईयर आपकी इंटर्नशिप है, तो वो 1 साल का वो कर लें और 2 साल के एमबीबीएस कर लें ग्रेजुएशन का एज़ एन एमओ, चल एज़ अ जीपी। जी, ये जो हाउ टू अप्लाई या हाउ टू रजिस्टर, इस पे इसकी बहुत सी वीडियोस जो हैं यूट्यूब पे भी हैं। ये इतना डिफिकल्ट टास्क नहीं है, इसलिए हम इसे आगे मूव करते हैं। और लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, ये कंसेप्ट, डाटा फ्लो का कंसेप्ट क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात ये है, जो इम्पोर्टेंट बात इसमें थी वो ये थी कि 1 ईयर के हो जो आपका एक्सपीरियंस और 2 ईयर की एमओशिप होनी चाहिए आपको। डॉक्टर साहब, ये मुझे एक बात बताएं कि जो डेमोशिप कर रहे होते हैं डॉक्टर्स, तो डेमोशिप का वो टीचिंग एक्सपीरियंस होता है और ये क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, तो क्या ये एक्सेप्टेबल होता है डेमोशिप का एक्सपीरियंस? जी, मैंने अपने शुरू में ही अल्फाज में कह दिया था कि रेज़िडेंट के तौर पे भी आपने मेंशन नहीं करना है। आपने जीपी फिजिशियन, देखें आप जीपी के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपने जीपी का ही एक्सपीरियंस लगाना है। एज़ एन एमओ, ओके जी। कुछ लोग रेज़िडेंट ये नहीं कह देते हैं कि हम रेज़िडेंट हैं, इंटरनल मेडिसिन है, कुछ भी, तो वो आगे दुश्वारी आती है उसमें। अच्छा, और इसमें जो है तकरीबन 1 मंथ का ड्यूरेशन लगता है डाटा वेरिफिकेशन, आपके जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं। आई एम राइट डॉक्टर ज़हीर? अ, जी, इसमें 3 टू 4 वीक्स हैं, लेकिन ये आप एक्सपेडाइट भी कर सकते हैं अप टू योर पैकेज चूज़िंग। तो अगर आप पैकेज अपना एक्सप्रेस ले लेते हैं तो विदिन 14 डेज़ हैं, अगर मतलब अर्जेंट ले लेते हैं तो वो विदिन 1 वीक भी है। लेकिन यूजुअली 4 टू 5 वीक्स हैं, या 4 टू 5 वीक्स हैं, लेकिन कोविड के दिनों में ये इससे भी प्रोलॉन्ग हो गया था। वो कोई ऑन एन अच्छा, एवरेज। आप मुझे ये बताएं कि जो हमारे डॉक्टर्स उसमें जॉब कर रहे हैं, एमओशिप करते हैं अपना बीएचयू में, आरएचसी में, तो वो भी काउंट जी। होगा, वो कर सकते डेफ़िनिटली, हैं। डेफ़िनिटली, डेफ़िनिटली, ब लेकिन बस वो एक आपने मेंशन जीपी एमओ/जीपी लिखवा लें, क्योंकि वो जीपी हाँ, फ़िज़िशियन ही काम कर रहे हैं ना बीएचयूज़ में। जी, जी। तो और इधर वो तो एक और एमओ, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, एमओ जो है ना बेसिकली ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ड है, मेडिकल ऑफिसर। वैसे जी, वो जी, मेडिकल ऑफिसर क्या कर रहा है, वो जीपी कर रहा है ना बेसिकली। जी, जी। जी, एक और क्वेश्चन है कि एफएमजीज़ जो हैं, उसने अपनी ग्रेजुएशन की, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद हाउस जॉब करने से पहले क्योंकि उसकी पीएमडीसी लेट हो गई, तो वो उस दौरान वो अपनी प्रैक्टिस कर रहा है मेरे ख्याल, और वो कह रहा है कि मैंने 2 ईयर की प्रैक्टिस की और उसके बाद मैंने पीएमडीसी पास कर लिया, ठीक है? और उसके बाद मैंने हाउस जॉब की। तो वो कह रहा है कि मेरा जो पहले 2 ईयर का एक्सपीरियंस है वो काउंट होगा, मेरे ख्याल में तो ये नहीं होगा। आपका क्या व्यू है इसमें? देखिए, बड़ी हमारे कोड ऑफ एथिक्स में भी ये है कि आप बगैर लाइसेंस के तो प्रैक्टिस ही नहीं कर सकते, दिस इज़ अ क्राइम। तो आप उसको मेंशन कैसे कर सकते हैं? तो वो तो आपने अपने आप को आप बैल मुझे मार वाली बात है। कि कहेंगे जी कि मैं बगैर लाइसेंस के एक कंट्री में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो वो तो हमारे कंट्री को भी लेट डाउन करने वाली बात है। सो हाँ। एब्सोल्यूटली नॉट। एब्सोल्यूटली नॉट। दूसरा ये है कि प्राइवेट डिस्पेंसरीज़ का एक्सपीरियंस हो सकता है, जिस लेवल के डिस्पेंसरीज़ होती हैं, उसमें भी आप मेंबरशिप तो काम कर रहे होते हैं। क्या वो एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट करते हैं? एब्सोल्युटली यस, क्योंकि किसी भी हेल्थ फैसिलिटी में हो, डिस्पेंसरी हो, कुछ भी हो, आप प्राइमरी केयर में है ना, बेसिकली डिस्पेंसरी एक प्राइमरी केयर है। और आपने अगर जो भी मेंशन करवाना है वहाँ पे आप जीपी मेंशन करवाएंगे, जीपी फिजिशियन के तौर पे काम किया, या मेडिकल जी, ऑफिसर स्लैश। जी, डिस्पेंसरी में जो लोग काम कर रहे हैं, मेडिकल ऑफिसर, उनका एक्सपीरियंस जो है वो काउंट होगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैंने आज ग्रेजुएशन की है और मेरी हाउस जॉब जो है वो भी हो गई, 1 ईयर का हाउस जॉब का एक्सपीरियंस हो गया, ठीक है? और 2 ईयर का मैंने एमओशिप कर लिया, ठीक है? एमओशिप। अब मैं जो है मैं अब मेरा माइंड बना है कि मैंने ये एग्ज़ाम एमओएच, डीएचए, ये एग्ज़ाम देना है या हार्ड एग्ज़ाम देना है। तो हाउ टू प्रोसीड? नेक्स्ट स्टेप? जी, हम जैसे कि तभी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एलिजिबिलिटी से हाउ लेके टू फेज 1। प्लान हाउ टू प्लान कि मैं एक तरफ इस मेरे पूछने का मकसद ये है कि ये 2 चीज़ें हैं। एक तरफ जी। आप डाटा फ्लो की तरफ जाएँगे, ठीक है? यानी अपने डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होती है उसकी तरफ जाएँगे और उसमें भी आपको 1 मंथ लगेगा, ठीक है? और दूसरी तरफ आप अपनी प्रिपरेशन तैयार कर देंगे, प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे और उसको भी तकरीबन 1 मंथ या जितने, तो एक तरफ आपकी वेरिफिकेशन भी हो जाएगी, दूसरी तरफ आपकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी। जब ये दोनों चीज़ें हो जाएँगी,
तो आप अपना एग्ज़ाम जो है वो बुक करवाएँगे। और इसमें एग्ज़ाम डेट में ये होता है कि इसमें ये नहीं होता कि वो आपको डेट देते हैं। उन्होंने उनकी डेट अवेलेबल होती है साइट पे, आपने उधर जाके सेलेक्ट करनी होती है कि भई अब तो ये जो आपके प्रोमेट्रिक सेंटर्स होते हैं, ये लाहौर में भी है और जहाँ मैं इनकरेक्ट होऊँगा, आपने मुझे करेक्ट करना है डॉक्टर ज़हीर जी, जी। जी, कि जी। लाहौर में भी है और इस्लामाबाद में भी है और कराची में भी है। पहले ये ये दुबई में ही लोगों को जाके एग्ज़ाम देना पड़ता था, लेकिन अब इन 3 सेंटर में से कोई भी सेंटर चूज़ कर सकते हैं और अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। बिल्कुल। ये जब और आप अराउंड द क्लॉक, हाँ जी। जी, जी, हुँ, अवेलेबल है हुँ। ये एग्ज़ाम। अ, बिल्कुल। तो जब आप ये चीज़ें कर लेंगे, तो आप अब आपके पास 2 चीज़ें आ गई। डाटा फ्लो डाटा फ्लो इट मीन वेरिफिकेशन भी आपके पास आ चुकी है। डाटा फ्लो का मतलब है वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी आ चुके हैं। और दूसरा अच्छा, ये सॉरी है भाई, मैं यहाँ पे इंटरप्ट कर दूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे अगर हो जाए तो वो आसानी हो जाएगी। ये दोनों चीज़ें इन ये कोलैटरल चल सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि डेटा फ्लो पहले हो और बिल्कुल, बाद में आप एग्ज़ाम दें। ये दो पहले भी यही आप मैं एग्ज़ाम दे ये सकते हैं। जो यही मैं आपने कह रहा हूँ अप्रोच कि बोली है, ये एक सेफ अप्रोच है। जो आपने अप्रोच बोली हाँ, है, ये एक बड़ी अच्छी हुँ, सेफ अप्रोच है। उसकी वजह ये है कि खुदा ना खास्ता अगर डॉक्यूमेंट कहीं स्टक हो जाते हैं और वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे वेरिफिकेशन के दौरान, तो आप बजाय इसके कि आगे प्रोसीड करके एग्ज़ाम दे के उसके भी पैसे लगाएँ, तो पहले ही आप रुक जाएँ ताकि आगे प्रोसीड ही ना करें। यस। यानी कि हमने प्लान किया, प्लान करने के साथ ही हमने अपने डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अप्लाई कर दिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दे दिए और साथ हमने अपनी प्रिपरेशन तैयार कर दी। जब इधर से वेरिफिकेशन हो जाएगी और इधर से आप प्रिपेयर हो जाएँगे, ठीक है? तो जी, आप अब वो डेट लेंगे और अपना सेंटर चूज़ करेंगे, तो अब आपका एग्ज़ाम हो गया, आपके पास रिज़ल्ट आ गया। जी। ये 2 चीज़ें रिज़ल्ट रिज़ल्ट और डाटा वेरिफ़िकेशन भी उधर से हो चुकी है, इधर से रिज़ल्ट भी आप आ चुका है। अब वो हैं, आप एलिजिबल हैं, अब आपको एलिजिबिलिटी लेटर मिल जाता है। आई एम राइट? यस, ये दिस इज़ द थर्ड फेज़, बिल्कुल सही। जी। अब आप आप अप्लाई करते हैं, एलिजिब आप इसके लिए अप्लाई हाँ। करते हैं। एलिजिबल हैं कि आप किसी उधर हॉस्पिटल में किसी भी या ये अब उधर जो है सिस्टम किस तरह अप्लाई करते हैं, उधर 2-3 सिस्टम है। आप ऑनलाइन भी उधर से जॉब ढूँढ सकते हैं। आपके दोस्त हैं, आप दोस्तों से रेफ़रेंस के से जॉब ढूँढ सकते हैं या आप वीज़ा पे जा सकते हैं, उधर जाके खुद क्लिनिक्स पे जाके अपने कॉन्टैक्ट से भी वो जॉब ढूँढ सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आज आपने प्लान किया है, यानी कि आप तो आपके पास 1 ईयर हाउस जॉब, 2 ईयर मेंबरशिप, आपने वेरिफिकेशन करवानी है, आपने प्रिपरेशन भी साथ स्टार्ट कर देनी है, तो आपने डेट लेनी है, डेट पहले ही अवेलेबल होती हैं, यानी कि इस डेट को एग्ज़ाम हो रहा है, तो आप जाके चूज़ करते हैं कि भई मुझे ये डेट सूट कर रही है। आपका रिज़ल्ट आता है, उधर से वेरिफिकेशन हो चुकी होती है, जब ये हो जाता है तो फिर आप एलिजिबल होते हैं कि आप कहीं अप्लाई कर सकें। और अभी आपको लाइसेंस अभी भी नहीं मिला। जब लाइसेंस आपको उधर इंस्टीट्यूट जो है, वो प्रोवाइड करता है। जब आप जाकर उधर प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर वो आपको लाइसेंस देते हैं। आई एम अ राइट अ अ, डॉक्टर ज़हीर? जी, अदरवाइज़ इसको यूँ कहें कि जो एलिजिबिलिटी लेटर है, वो आपका बेसिकली प्री एक्टिव या इनएक्टिव लाइसेंस ही है। बस करना ये है कि वहाँ पे मालदीव्स और यूएई, ये 2 कंट्रीज़ ऐसे हैं, जहाँ पे आप डायरेक्ट जॉब नहीं कर सकते। आपको किसी न किसी हेल्थ फैसिलिटी में जाना है और वो आपका लाइसेंस एक्टिवेट करते हैं। जो आपका एलिजिबिलिटी लेटर है, वो बेसिकली आपका लाइसेंस ही है, लेकिन उसको एक्टिव करना वो हेल्थ फैसिलिटी ने करना है, और वो कब करेगी, जब आपका उनके साथ एम्प्लॉयी कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, जॉब मिल जाएगी तो। और जैसे ही वो जॉब आपकी खत्म होती है, तो उनके पास राइट है कि वो उसको इनएक्टिव कर दें। इनएक्टिव लाइसेंस की बेस पे आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आप प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते मेडिसिन। अगर आप करेंगे भी तो वहाँ पे हर चीज़ ऑनलाइन है, वो आपकी इंश्योरेंस कंपनीज़ जो मेडिसिन है, फार्मेसी वाले वो डिस्पेंस ही नहीं करेंगे। हुँ। तो इसमें सर ज़हीर ने हमें ये बताया है कि जो एलिजिबल जब आप वेरिफ़िकेशन भी आपकी हो जाती है, रिज़ल्ट भी आपका आ जाता है, तो आपको एलिजिबिलिटी लेटर मिलता है। ये जो आप अप्लाई करते हैं। एलिजिबिलिटी जी, जी। हाँ, जी, जी, ये अप्लाई करते हैं। एलिजिबिलिटी लेटर लेके आप किसी भी उधर इंस्टीट्यूट में, किसी भी हॉस्पिटल में, किसी भी कंपनी में, किसी भी जो उधर कंपनीज़ होती हैं, उनमें अप्लाई हुँ। करते हैं और वो फिर आपको लाइसेंस इश्यू करते हैं। तो लाइसेंस में आपका कोई रोल नहीं है, लाइसेंस में उनका रोल है, वो आपको इश्यू करेंगे। जी, और बेसिकली ये हार्ड कॉपी नहीं होती, ये सब ऑनलाइन ही है। आपका जो प्रोफ़ाइल है, वो जब वो हेल्थ ऑर्गेनाइज़िंग बॉडी है, जो आपकी ऑर्गेनाइज़िंग बॉडी जैसे दुबई है, तो ये हेल्थ अथॉरिटी है।
तो वो उनका भी लाइसेंस होता है हेल्थ फैसिलिटी का, तो वो मेंशन करते हैं कि ये डॉक्टर हमारे पास जॉब कर रहे हैं, तो वो आपका ऑनलाइन आपके प्रोफाइल में लिख आ जाता है कि ये लाइसेंस इशू हो गया। वो सॉफ्ट कॉपी सॉर्ट ऑफ होती है, हार्ड कॉपी नहीं है जिस तरह हमारे यहाँ पे है। जी, ज़बरदस्त। सर ज़हीर, आप हमें ये बताएँ कि जो हमारा डाटा फ्लो है, ये जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, इसमें हमारा कितने एक्सपेंस आते हैं और जी ये हमारा कितने अखराजात? जी जी जी, ये आप ये यूं समझ लें, एक रफली एस्टिमेट है। मैंने 2020 में किया था, उस वक्त ये डॉलर्स के हिसाब से है बेसिकली। तो उस वक्त जहां तक मुझे याद पड़ता है, जो कैलकुलेशन के मुताबिक वो 20,000 पर डॉक्यूमेंट था ऑलमोस्ट। तो मेरे चूंकि डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा थे, तो मेरा तकरीबन 1,10,000 या 1,20,000 बन गया था। तो ये आपने इस यही रेंज है, यही एवरेज रेंज है, एक जी लाख जी दस हज़ार और 1,20,000 तक जा रहा है। अभी तो डॉलर और महँगा हो गया। जी जी तो जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। हुँ, तो 1,10,000 तक आपने इसका एस्टिमेट सोच लेना है। अच्छा, और ये जो एलिजिबिलिटी लेटर होता है, ये आपका 1 ईयर के लिए वैलिड होता है, हाँ जी, ये 1 ईयर एक्सपायर के हो वैलिड होता जी, है, जी, उसके जी, बाद ये जी। लेकिन एक्सपायर हो आपका जाता है। इसी यहीं पे मेंशन कर दें आप कि जो आपका एग्ज़ाम है, जो भी आप एग्ज़ाम देंगे वो आपका 5 ईयर के लिए वैलिड होता है। 5 ईयर के अंदर-अंदर आपको उसको एक्टिव करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल एलिजिबिलिटी लेटर आपका 1 ईयर के लिए उन्होंने इश्यू किया है और आप जॉब नहीं कर सके, आप अगले हुँ, साल में फिर इसको रिन्यू करवा लेंगे, अगले साल में फिर रिन्यू करवा लेंगे। 4-5 साल आपका रिन्यू होता रहेगा, लेकिन नहीं, बस आपने अप्लाई करना होता है कि रिन्यू करते हैं, वो रिन्यू कर देते हैं आफ्टर 1 ईयर। एग्ज़ैक्टली, ये यस, आप एग्ज़ैक्टली। बस ऑनलाइन ईमेल करेंगे आप, आपका जो प्रोफ़ाइल एक दफ़ा बन जाएगा, जो दुबई हेल्थ अथॉरिटी का है, या जैसे मैं बता रहा हूँ, तो वो आपका प्रोफ़ाइल है बेसिकली। जैसे आजकल पीएमसी वालों ने ऑनलाइन कर दिया है ना, इसी तरह इन्होंने भी हुँ, ऑनलाइन किया हुआ है। तो वो आपके प्रोफ़ाइल में मेंशन होता रहता है कि ये डॉक्टर है, इसने फलाँ तारीख को एग्ज़ाम दिया था, उनकी ये डाटा फ्लो हुआ हुआ है। हर चीज़ आपके रिकॉर्ड में है और आप हर वक़्त किसी वक़्त आप भी चेक कर। आप बता सकते हैं कि रिन्यूअल फी क्या होती है? कोई आइडिया है आपको? रिन्यूअल फ़ी और जो है इसका एलिजिबिलिटी लेटर की एप्लीकेशन का, ये 2021 में किया था मैंने या 20th में किया था। ये उस वक़्त भी ये तकरीबन 20,000 था। तो अब एग्ज़ैक्टली क्या डॉलर रेट के हिसाब से है, मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है। 1 मिनट। जी, जी, आप बात करें। या तो भाई मैंने कहा 20,000 था एलिजिबिलिटी लेटर को अप्लाई करने का ना, फ़ी इनकी 20,000 थी। अब 20,000 से बढ़ गई होगी चूँकि डॉलर रेट बढ़ गए हैं। ओके। हुँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, वहाँ पे आदिल भाई, हुँ, हुँ, जो आपका जो एग्ज़ाम है वो 5 ईयर के लिए वैलिड है। उससे पहले-पहले आपको इन होना है, यानी आपको लाइसेंस अपना एक्टिव करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो ये एग्ज़ाम एक्सपायर हो जाएगा। और अगर आप एक दफ़ा भी एक्टिव कर लेंगे फिर ये एक्सपायरी नहीं होगी, इस तरह नहीं है। इसकी समझ यानी नहीं आई। जब आप कह रहे हैं कि एलिजिबिलिटी लेटर आपने रिन्यू करते रहना है 5 ईयर, यानी उसके बाद क्या एलिजिबिलिटी होता है? लेटर एवरी ईयर रिन्यू हो सकता है। लेकिन अगर आप कंसेक्युटिवली 5 इयर्स आप इन नहीं होंगे, एक्टिव नहीं होंगे, यानी आप जॉब नहीं करेंगे वहाँ पे, लाइसेंस हुँ, आपका एक्टिव नहीं होगा, तो वो हुँ। आपका जो एग्ज़ाम है वो एक्सपायर हो जाएगा। ये लाइफ अगर लॉन्ग नहीं है। आपने ठीक है, अगर आप लेकिन उधर अगर आप जॉब जॉब कर करते रहे हैं, रहते हैं तो फिर नहीं फिर नहीं होगा। होगा। अगर आपने फिर ये 5 हाँ साल जी। जॉब नहीं की, तो आपका हाँ जी। लाइसेंस इनएक्टिव हो जाएगा जी, और एग्ज़ैक्टली। एलिजिबिलिटी फिर आपको सारा जो है, वो दोबारा डाटा फ्लो भी दोबारा करना पड़ेगा और टेस्ट भी नहीं, दोबारा देना पड़ेगा। नहीं, डाटा फ्लो आपका है, अवेलेबल है, लेकिन जो एग्ज़ाम है वो आपको दोबारा देना पड़ेगा। डाटा फ्लो आपका रहेगा, बल्कि डाटा फ्लो जो है वो फेच भी कर लेंगे। जैसे एक ये मेरा अपना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ये मेरी ऑब्ज़र्वेशन है कि आप यूएई का डाटा फ्लो कतर में, कतर का डाटा फ्लो कुवैत में, और इस तरह जो मिडल ईस्ट में आपस में ऑर्गनाइज़िंग बॉडीज़ हैं, डाटा फ्लो फेच कर सकते हैं। उसकी अपनी फ़ीस होती है। ओके, ओके। हुँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एवरेज सैलरी क्या है? अच्छा, ये एक बड़ा हॉट टॉपिक है और ये इसमें बड़ी समझने की ज़रूरत है हमें। अब ये उस तरह चार्मिंग नहीं रहा, यूएई जो है जॉब के लिहाज से। जो बंदा ये कहता है कि जी मैं बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट हूँ और मैं मतलब बिल्कुल फ्रेश हैं, उनको तो वो तो ठीक है, उनको सूट करता है, क्योंकि आप रफली ये ज़हन में रखेंगे 1 टू 3 इयर्स लगते हैं आपको एक अच्छी जॉब पकड़ने में, 1 टू 3 इयर्स। तो अगर आप जाते 1 ही टू आप 3 इयर्स आप कह रहे हैं कि एक अच्छी जॉब पकड़ने में आपको इतना टाइम लग जाएगा? लग सकता है, रफली है, जो मेरी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, ऑब्जर्वेशन भी है। और बाकी अगर आपको बहुत अच्छा रेफरेंस है तो हो सकता है कि आपकी जाते ही जॉब बहुत अच्छी लग जाए, लेकिन रेफरेंस बड़ा मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा है। इनिशियल आपको जैसे कहते हैं कदम जमाने के लिए, तो रेफरेंस हुँ, बड़ा हुँ। मैटर करता है। जब आपकी 1 टू 3 इयर्स एक्सपीरियंस, क्योंकि उसमें वहाँ पे जो अच्छी जॉब्स हैं
वो ऑलरेडी कह देते हैं कि हमें इतना, इट डजंट मैटर कि आपका 10 ईयर एक्सपीरियंस है पाकिस्तान में, वो कहते हैं हाउ मच एक्सपीरियंस डू यू कैरी इन यूएई। तो अगर आपका वो जो अच्छी जॉब्स हैं वो पहले कह देते हैं हमें 3 साल का यूएई का एक्सपीरियंस चाहिए, हमें 5 साल का चाहिए, तो वहाँ पे फिर आप मैनिपुलेट होते हैं। मैनिपुलेट जो छोटे लेवल के सेटअप्स हैं, हेल्थ फैसिलिटीज हैं, वो फिर वहाँ पे आपको मैनिपुलेट करती हैं। सो कमिंग बैक टू योर मेन क्वेश्चन कि सैलरी कितनी हो सकती है, तो जो एक अच्छी सैलरी मानी जाती है वो 15,000 से 20,000 है के दरमियान में है। और यानी इस जो रेंज में होती है 15,000 से 20,000 जो है दिरहम। ये दिरहम है। आप यूँ समझ लें कि ये 7 से 7 लाख से लेके 10 लाख के दरमियान में है। तो बाकी जो जो दरमियानी कैटेगरी की सैलरी है वो है 10,000 से 12,000 13,000 के राउंड अबाउट, ये यानी कि 10 से 15 कहते मिनिमम हैं। मिनिमम इतना तो मिलेगा। नहीं, नहीं, नहीं। तो भई यहाँ यू आर बीइंग जनरस। 10 टू 15,000 है दरमियानी मॉडरेट, और जो बिल्कुल ही निचले लेवल की है वो बिलो 10 है। उसमें मैंने लोगों को 9,000 भी ऑफर होते देखा है, 8,000 भी देखा है, इस तरह है। तो ये 3 कैटेगरी में आप डिवाइड कर लें। हाँ, अगर कुछ लोग हम सुनते हैं कि जी बहुत अच्छी सैलरी मिली है, तो वो आमतौर पे ये होता है कि वहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है जो कि मुझे भी बड़ी देर बाद समझ में आया था। उसे कमीशन। कहते हैं नहीं, जीपी स्पेशलिस्ट। यानी फॉर एग्जांपल आपने एमआरसीपी कर लिया है या आप एफसीपीएस हैं, तो आप जाते ही आपको कंसल्टेंट नहीं लेंगे वो। वहाँ पे 3 कैटेगरीज़ हैं बेसिकली। एक है जीपी की है, जीपी फिजिशियन, दूसरा है स्पेशलिस्ट, और तीसरी कैटेगरी है कंसल्टेंट। हमारे यहाँ पे तो जैसे ही आपने फेलोशिप का एग्ज़ाम दिया तो आप कंसल्टेंट बन जाते हैं, कहलवाना शुरू कर देते हैं। वहाँ पे ऐसा नहीं है। तो वहाँ पे ये इन्होंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। अब जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, जो हमारा मेन क्रक्स है वो यही है जीपीशिप का। लेकिन जो स्पेशलिस्ट हैं, जो जीपी स्पेशलिस्ट एक वर्ड आपने सुना होगा शायद, अगर या दूसरे किसी कोलीग्स ने सुना हो, तो वो बेसिकली वो वर्ड है जो एक स्पेशलिस्ट, फॉर एग्जांपल लेट्स से पाकिस्तान का एफसीपीएस है, ये बंदा जाते ही वहाँ पे जाके कंसल्टेंट नहीं लगेगा, ना ही स्पेशलिस्ट लगेगा। इसको वहाँ पे एज़ अ जीपी काम करना है, 3 साल का एक्सपीरियंस, 2 से 3 साल का। और वो जिस स्पेशलिटी का उनके पास कंसल्टेंसी होगी या फेलोशिप होगी, उस स्पेशलिटी में वो एज़ अ जीपी काम करेंगे, तो वो कहलवाएँगे जीपी स्पेशलिस्ट उस दौरान। उसके बाद वो फिर अपने लाइसेंस को 3 साल का एक्सपीरियंस अपने लाइसेंस में ऐड करेंगे, तो फिर वो स्पेशलिस्ट में प्रमोट होंगे। सो एक लेकिन सैलरी। ये डिपेंड जी। लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो उसका जो उनका जो इंस्टीट्यूट है वो उनको स्पेशलिस्ट का जो सर्टिफिकेट है या जो वो उसको एक्सेप्ट कर ले और उसको एज अ स्पेशलिस्ट अनाउंस कर दे। अगर वो नहीं अदर वे, कर जब आप जाके कोई भी जॉब पकड़ेंगे ना, तो डेफिनेटली आपको उस स्पेशलिटी की जॉब लेनी है। फॉर एग्जांपल जैसे हॉस्पिटल्स है ना, बड़े हॉस्पिटल्स, हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक टीचिंग हॉस्पिटल है, 3 हिस्सों में टीचिंग हॉस्पिटल है, और एक दरमियानी लेवल का हॉस्पिटल है, और तीसरे तीसरे नंबर पे आता है मेडिकल सेंटर। तो डेफिनेटली जो जीपी स्पेशलिस्ट है वो मेडिकल सेंटर में तो नहीं होगा ना, वो हॉस्पिटल में बैठे होंगे ना अपनी अपनी स्पेशलिटी में। फॉर एग्जांपल एक बंदा इंटरनल मेडिसिन का है, तो वो जीपी हाँ। स्पेशलिस्ट के तौर पे वो कंसल्टेंट, सॉर्ट ऑफ असिस्टेंट टू कंसल्टेंट या असिस्टेंट टू मेरा स्पेशलिस्ट मेरा काम कर रहा क्वेश्चन होगा। ज़हीर भाई सर ज़हीर मेरा क्वेश्चन ये है कि जी, जी। उसने 3 साल इधर से उसने एफसीपीएस पार्ट 2 पास कर लिया, ठीक है? जी, वो जी, इधर से वो कंसल्टेंट है, पाकिस्तान में एज़ अ कंसल्टेंट जॉब कर रहा था, वो चला गया उधर जी, यूएई में। उधर जी, वो एज़ अ कंसल्टेंट काम नहीं करेगा, ना उसे एज़ अ स्पेशलिस्ट काम करने देंगे, वो उधर एज़ अ एमओ या जीपी जी, काम करेगा 3 इयर्स। 3 इयर्स के यस। बाद क्या हर एक हॉस्पिटल उसको स्पेशलिस्ट वो अनाउंस कर देता है या कुछ हॉस्पिटल उसको कर देते हैं और कुछ नहीं करते? ये मेरा हम क्वेश्चन है। या एग्जैक्टली मैं इसके बारे में जो बहुत यस और नो का आंसर मैं नहीं दे सकूंगा, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस भी नहीं है, ना मेरी ऑब्जर्वेशन है। लेकिन जो मुझे समझ आई है वो यही है कि वो हॉस्पिटल पे नहीं डिपेंड करता, वो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बॉडी पे डिपेंड करता है। तो आप सिर्फ मेंशन करेंगे कि मैंने इस स्पेशलिटी में, जिस स्पेशलिटी की आप स्पेशलिस्ट लाइसेंस लेने लगे हैं, उसमें इतना काम कर लिया मैंने इस एक्सपीरियंस का, उसमें है। मुझे थोड़ी इन्फॉर्मेशन की वो ये थी कि मेबी इसमें आप इसे हम कंफर्म भी कर लेंगे कि जी, वो जो बॉडी होती है वो यानी कि डिसाइड करती है जैसे और कि हाँ जी, हाँ जी, 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 क्योंकि आज़ाद उनके भाई डिसीजन पे है आपकी बॉडी, ये सो इसका 3 ईयर का एक्सपीरियंस एलिजिबिलिटी उसको देगा, लेकिन ना 3 ना ईयर का एक्सपीरियंस उसको गारंटी नहीं देगा कि भाई अब आपको एज़ अ स्पेशलिस्ट हम एक्सेप्ट कर लेंगे।
वो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी ने करना, और ऑर्गेनाइज जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि ऑर्गेनाइजिंग बॉडी अलाउ करती है किसी भी हेल्थ फैसिलिटी को, तो वो उनको हायर कर सकती है ना। तो जैसे ही हेल्थ जी जी फैसिलिटी ने जब उनका लाइसेंस एक्टिवेट करना, तो वो उसी कैटेगरी में लाइसेंस में एक्टिवेट करेगा ना, तो वो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजिंग बॉडी को मिल जाएगी ये चीज इन्फॉर्मेशन। जी। अदरवाइज वो एक बात लाइसेंस ही ये है, एक्टिवेट नहीं होने देंगी। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो स्पेशलिस्ट हैं उधर उनकी बहुत पे है, वो बहुत जीपी अच्छा अर्न स्पेशलिस्ट, करते हैं। जी जी, जीपी स्पेशलिस्ट जो है ना, जैसे वो अभी वही आंसर होने लगा करने लगा था मैं। जीपी स्पेशलिस्ट जो है ना, उसकी 20-25,000 है, और जो स्पेशलिस्ट है उसकी 25 से लेके 30-35-40 के दरमियान में, और जो कंसल्टेंट है उनकी 40 अबव से है। अब तो असल में जो रियली हेल्थ फैसिलिटीज को या हेल्थ सेक्टर में जो एंजॉय कर रहे हैं वो स्पेशलिस्ट हैं, और उनके भी जो ऊपर बैठे हैं जो सही जेन्युइन बादशाह हैं वो कंसल्टेंट हैं। तो मैंने इवन 90,000 और 1 लाख 10 की मैंने एड्स देखी हुई हैं खुद, तो कंसल्टेंट की। सो मैं बेसिकलॉ जो है वो यही उस वक्त अर्ज कर रहा था कि जो बंदा फ्रेश है वो तो जाए यूएई, जो फ्रेश नहीं है उसको यूएई जाने से ज्यादा लॉट लॉट बट, चूंकि हम टू द स्पेसिफिक बात कर रहे हैं यूएई की, तो मैं तो हाईली रिकमेंड नहीं करूंगा कि जो बंदा ऑलरेडी एक्सपीरियंस रखता है वो यूएई के लिए सोचे, बल्कि वो हाउस ऑफ के फौरन बाद ही आयरलैंड के बारे में सोचे। वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑप्शन है आयरलैंड की, ना कि यूएई। यूएई जी कंसल्टेंट के लिए बेहतर है, स्पेशलिस्ट के लिए बेहतर है, मेडिकल ऑफिसर या जीपी के लिए बेहतर नहीं है। इसमें मैं थोड़ा अपने एक ओपिनियन देना चाहूंगा। जी जी इसमें जी, दो तरह श्योर के श्योर। लोग हैं जी। जी अगर हमारे जो लोग हैं वो दो तरह के हैं, जो डॉक्टर्स हैं। एक है मिडिल क्लास फैमिलीज या पुअर फैमिलीज, ठीक है, या पुअर फैमिलीज, और दूसरे हैं रिच फैमिलीज। अगर जी, तो यादव भाई जी, हाँ जी, बिल्कुल सही, गोल्डन रूल अगर तो तो कोई नहीं है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ, बिल्कुल। अगर तो आप पुअर फैमिलीज बिलोंग करते हैं और आपने अपनी फैमिली को शॉर्टली, थोड़े टाइम में उनको ज्यादा पैसा देना चाहते हैं, शॉर्ट टाइम में आप पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप के लिए ये एग्जाम बहुत अच्छे हैं। डीएच एग्जाम और हार्ड एग्जाम, ये जितने भी एग्जाम बहुत अच्छे हैं। इसमें ये है कि क्यों कि अगर ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। आप शॉर्ट टाइम में ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं इजी एग्जाम से, इजी एग्जाम ये इजी है, पैसा आप जल्दी कमाना चाहते हैं, तो इससे इधर से आपको 5 6 7 लाख तो आ जाएगा ना, यानी कि जल्दी। और अभी आप एज अ मेडिकल ऑफिसर काम कर रहे हैं, लेकिन जी इसमें जी जी अ, जी हाँ जी। सॉरी, अगर इसमें लेकिन दुबई में ये है कि आपकी आगे स्पेशलिस्ट बनने की, स्पेशलाइजेशन बनने में जाने की चांसेस बहुत कम है, ना होने के बराबर है। आप एज एमओशिप भी काम करते रहते हैं, पैसा आप अर्न कर लेते हैं शॉर्ट टाइम में, लेकिन लॉन्ग टर्म आपको इतना बेनिफिट नहीं होता। शॉर्ट टर्म बेनिफिट है पैसा कमाने के लिहाज से, आप पैसा कमा के आ जाएंगे वगैरह वगैरह, लेकिन दूसरी इसकी तरफ है जिंदा रिच एग्जांपल, जी इसके जिंदा फैमिली। जिंदा एग्जांपल मैं हूँ आतिफ भाई। मैं मेरे पास ऑप्शन दो थी, यूएई नहीं यूएसए, या यूएसएमएलई, यूएई या मालदीव्स। तो मैं क्या करूँ, तो मैं तो उस वक्त इवन एफसीपीएस की जो 16,000 पे थी, फ्री थी पार्ट वन की, तो 2014 की बात कर रहा हूँ मैं, 2014 की, 13 में मेरी हाउस ऑफ खत्म हुई है। तो मेरे पास 16,000 भी नहीं थे कि मैं अपने एफसीपीएस पार्ट वन की एग्जाम की फीस देता। तो मैंने इतना डिसार्ट होके फिर मैंने कहा कि मुझे फैमिली को सपोर्ट करना था, तो फिर मुझे मालदीव्स गया, अदरवाइज आई वुड हैव नेवर गॉन टू मालदीव्स। तो फिर मालदीव्स जाके 2 साल में, उस दौरान फिर मैंने एमआरसीपी 1 और 2 किया। तो ये जिंदा एग्जांपल मैं हूँ आपके सामने इसकी। ये नेक्स्ट हमारा जो वेबिनार होगा वो मालदीव के लाइसेंसिंग एग्जाम पे होगा। जी जी और जी sure। और दूसरी तरफ है रिच फैमिलीज। अगर किसी पर्सन की फैमिली उसे सपोर्ट कर रही है तो उनको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि वो डीएचए या इन एग्जाम की तरफ जाएं, क्योंकि इधर जाके आपका कैरियर, लॉन्ग टर्म कैरियर नहीं बनना। और आप स्पेशलाइजेशन की तरफ जाने के आपके चांसेस कम होंगे। वेरी ट्रू, और को वेरी ट्रू। और दूसरे स्टूडेंट जो डीएच एग्जाम की तरफ जा सकते हैं वो कौन से हो सकते हैं? वो लोग जिन्होंने यूएसएमएलए करना है लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि यूएसएमएलए में तो आपको 20 30 लाख तो चाहिए, 30 40 लाख तो इतने अब डॉलर और ऊपर चला गया, इतना तो चाहिए अगर आप, और अनसर्टेनिटी भी है। तो वो लोग जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और यूएसएमएलए का ख्वाब भी है, पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं लेकिन फैमिली जो है वो इतना, या मिडिल क्लास फैमिली भी 20 30 लाख या 40 लाख पे सपोर्ट नहीं दे सकती यूएसएमएलई के लिए। ट्रू तो ट्रू, बिल्कुल ट्रू। वो ये करते हैं कि वो चले जाते हैं दुबई में, ये एग्जाम पास करते हैं,
और उधर फिर पैसा इकट्ठा करते हैं और फिर यूएसएमएल की तरफ यूएस से जाते हैं। स्पेशलाइजेशन के लिए आपको दुबई से निकलना पड़ेगा, क्योंकि जी, आज़ाद उधर भाई जा बिल्कुल इस टॉपिक पे ना बिल्कुल मैं बल्कि आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अपने सारे कोलीग्स के लिए ना जिनके पास जिनको भी अल्लाह ताला ने एक्सपोज़र दिया या ऑब्ज़र्वेशन दे दी या कुछ इस उन हालात में से गुज़ारा कि वो अपने किसी कोलीग को कुछ बता सकते हैं, तो इस टॉपिक पे अलहदा से यानी करियर गाइडेंस के मामले में एक अलहदा से टॉपिक डिस्कशन होनी चाहिए। अभी चूँकि हम स्पेसिफिकली यूएई के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि करियर में कैसे डिसाइड करना चाहिए, ये बहुत अच्छा माशाल्लाह बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है आपकी और बड़ा अच्छा सोच रहे हैं। तो ये अलग से आप गाइड किया करें अपने जूनियर कोलीग्स को, ये आपकी रहनुमाई के मुंतज़िर हैं आई थिंक। जी थैंक यू डॉक्टर सर भाई। तो जो पुअर फैमिलीज़ हैं दुबई के एग्ज़ाम या डीएचए हार्ड एग्ज़ाम उन लोगों के लिए अच्छा है जो कि शॉर्ट टर्म पैसा कमाना चाहते हैं, पुअर फैमिलीज़ हैं और वो उनको जल्दी सपोर्ट करना चाहते हैं, तो वो जल्दी 5 एज़ अ एमओशिप में वो 5 लाख रुपए कमा लेते हैं। और वो लोग जो यूएसएमएल करना चाहते हैं मगर उनके पास पैसे नहीं हैं, तो वो दुबई जाते हैं, पैसा कमाते हैं, उसके बाद उनके यूएस से जाने के वीज़ा भी प्रोसेस में ईज़ी हो जाता है और उनके पास पैसा भी होता है और वो यूएसए या फिर यूके चले जाते हैं। यूके चले जाते हैं और उधर से प्लैब करके और अपने जो यूके के एग्ज़ाम है, स्पेशलिस्ट एग्ज़ाम है, वो करके दोबारा फिर वो दुबई में आते हैं ट्रू, वेरी और ट्रू। दुबई में फिर मैं उनकी एग्ज़ाम्पल हूँ, मैं भी एग्ज़ाम्पल हूँ, मैंने यूएई इसलिए छोड़ा है कि मैं यूके से अपने स्पेशलाइज़ेशन करके फिर यूएई आऊँगा। बिल्कुल ट्रू, वेरी ट्रू, तो ये एक इसका वो पैटर्न है। दुरुस्त। जी और अच्छा मैं आपके वो क्वेश्चन नहीं देख पा रहा, सॉरी आपके कोई 45 न्यू मैसेजेस मैं नहीं देख पाया, सॉरी। चलें जी, नेक्स्ट है कि हाँ, एक और बात है कि जो हमारे एफसीपीएस के वो हैं, जिन्होंने एफसीपीएस पार्ट 2 भी पास कर लिया होता है, स्पेशलाइज़ेशन कर ली होती है, वो एलिजिबल कब होते हैं? वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं? जो एफसीपीएस पार्ट 2 जिन्होंने पास किया होता है, उनको भी एफसीपीएस पार्ट 2 पास होने के बाद 3 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। हाँ, 3 ईयर एक्सपीरियंस वहाँ का चाहिए, आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं ना, आप एज़ अ जीपी से जा सकते हैं ना। लेकिन आपको ये होगा कि आपका सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आमतौर पे वो नहीं लेते, आपको बहुत अच्छे किस्म का वाइवा होता है जो हेल्थ अथॉरिटी जो है वो लेती है, बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का तगड़ा वाइवा लेती है आपका, असेसमेंट होती है अच्छा, आपकी। अच्छा एज़ अ स्पेशलिस्ट उधर काम करने के लिए। जी, अच्छा जब एक आपका और लाइसेंस अपग्रेड होता है। हुँ। मुझे ये बताएँ कि ये जो डीएचए एग्ज़ाम है ये और जो एमओएच एग्ज़ाम है और जो हार्ड है, ये किन लोगों के लिए एग्ज़म्प्ट होता है दुबई में? एग्ज़ाम्प्ट का अ, मतलब है कि भई जी, अगर जी। आपने एक एग्ज़ाम पास कर लिया हुआ है, तो आप दुबई में जाके विदाउट ये एग्ज़ाम दिए आप उधर एज़ एमओशिप जॉब कर सकते हैं। इसकी ऑर्गेनाइजिंग बॉडी में पूरी लिस्ट मौजूद है, वो आप देख लें। हाँ, इसमें वो यूएसएमएल ये नहीं इन्होंने अपडेट रिसेंटली किया, मैं उसमें से गो थ्रू नहीं हुआ लेकिन उन्होंने अपडेट की है रिसेंटली। इसमें यूएसएमएल स्टेप 3 है, अगर आपने यूएसएमएल स्टेप 3 किया हुआ है, यस, यूएसएमएल स्टेप 1, स्टेप यस, 2, स्टेप 3 किया हुआ है, आप एमडी हैं, यस। तो आप एज़ अ उधर आपको ये एग्ज़ाम देने की ज़रूरत फिर नहीं पड़ती। जी, और इसमें आज़ाद भाई इन्होंने थोड़ा-सा अपग्रेड ये किया है, पहले प्लैब डायरेक्ट ले लेते थे एग्ज़ाम करके। अब इन्होंने बाद में जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो ये कि प्लैब के बाद उन्होंने कुछ एक्सपीरियंस भी माँग लिया है, कि प्लैब के बाद इतना एक्सपीरियंस किया होगा फिर एग्ज़ाम्शन आती है। सो जो जिसने भी ये देखना है एग्ज़ाम्शन वाला मामला तो उनकी ऑर्गनाइजिंग बॉडी की वेबसाइट पे जाएँ, वो पूरी लिस्ट आ जाती है कि एग्ज़ाम्शन क्या-क्या है, वो देख लेंगे। एक क्वेश्चन है कि सर एमसीपीएस का क्या रोल है? बताएँ जी एम सर एमसीपीएस उधर मेरे ख्याल में तो एमसीपीएस वाला पर्सन उधर एज़ अ जीपी ही काम करेगा। आपका यस, क्या एग्ज़ैक्टली। ये जी, जी। और एक क्वेश्चन है डॉक्टर शोएब की तरफ से सर यूएई में पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं? मेरे ये ना होने के बराबर है जी, हो सकती है लेकिन ना होने के बराबर है। ट्रू, वेरी ट्रू। यूए हुँ, यूएई में पोस्ट ग्रेजुएशन ना होने के बराबर है, इसलिए अगर आप ये सोचते हैं कि आप उधर जाके किसी रेज़िडेंसी प्रोग्राम में आ जाएँगे तो ये चांस ना होने के बराबर है, आपको उधर से निकलना पड़ेगा। पोस्ट ग्रेजुएशन आपको कहीं और स्पेशलाइज़ेशन ट्रेनिंग आपको किसी और पाकिस्तान में आना पड़ेगा या फिर आप यूके चले जाएँ या फिर आप अमेरिका चले जाएँ, तो ये ट्रू, आपको वो करवाएँगे। सर राइट। ये एक और क्वेश्चन है सर कि सर अफ़गानिस्तान नेशनैलिटी वालों के लिए क्या क्राइटेरिया है? वो जा सकते हैं मेरे ख्याल जा सकते होंगे। कोई भी पूरी दुनिया में से ऑल अक्रॉस अच्छा, द वर्ल्ड जा सकते हैं। व्हाट इज़ द उसका स्कोप ऑफ द क्राइटेरिया सिर्फ एक है
अदरवाइज उसका क्राइटेरिया सिर्फ एक आपने देखना है, वो किसी भी आउट ऑफ द ब्लू भी आ जाए बेशक, आप बेशक मार्स से भी आ जाए, लेकिन आपकी जो यूनिवर्सिटी है या हाँ, एमबीबीएस जो इंस्टीट्यूट है वो बेसिकली वो डब्ल्यूएचओ की डायरेक्टरी में हो। हाँ, सही हो गया। एक और क्वेश्चन है सर, व्हाट इज द स्कोप ऑफ द एमएस देयर? एमएस का स्कोप भी वही है? अच्छा, ये क्वेश्चन सर जी एमएस का बताएं। एमएस स्कोप, आपके एमएस तो उधर वो अभी वो नहीं है, एक्सेप्टेड आपके नहीं है। फेलोशिप बड़ी मुश्किल से, हाँ जी, आपके फेलोशिप बड़ी मुश्किल से रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। एमडी एमएस मैंने ऑलरेडी जिक्र कर चुका हूँ उसका। ये देखें, वो रिकॉग्नाइज इस तरीके से नहीं है, आप डायरेक्टली जाके जॉब भी नहीं कर सकते, आप एक्सपीरियंस लें और वो आपकी एक्सेप्टेंस या रिकग्निशन का मैटर उनके साथ पुट अप हुआ है। अब आई डोंट नो कि एग्जैक्टली राइट नाउ उसकी क्या स्टेटस है। सर एक क्वेश्चन और है कि वो हम्म, कहते हैं कि हम जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हैं, क्या हम हो जॉब भी उधर जा कर सकते हैं? एब्सोल्युटली नॉट। ठीक है जी। और क्वेश्चन है सर, पीरियड ऑफ ऑल प्रोसेस का, वो बताते हैं कि हाउ टू स्टडी, वो हम उस पर डिस्कस करते हैं कि अच्छा आपने सॉरी, मैं तैयारी की। आपको ना यहाँ बता दूं कि वो जो हाउस जॉब वाली शायद वो ये सोच रहे होंगे कि उनको लाइसेंस इशू। देखिए आपको, आप जो पाकिस्तान में हाउस जॉब कर रहे हैं तो आपको परमानेंट लाइसेंस इशू होने के लिए एक प्री रिक्विजिट है ना कि आपने 1 साल इंटर्नशिप की हो, अंडर ऑब्जर्वेशन काम किया हो। तो वो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी वहाँ क्यों, हमारी पीएमसी ने आपको अलाउ ही नहीं किया वहाँ काम करने का, तो फिर वो कैसे आपको एक्सेप्टेंस होगी। सर एक और क्वेश्चन है, स्कोप ऑफ एमपीएच। इसका आंसर मेरे मेरे मुताबिक ये है कि एमपीएच में जितने भी उधर एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस हैं, उसमें ज़्यादा मेजॉरिटी इंडियंस की है, और वो इंडियंस को एक्सेप्ट ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्यों अपनी एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी में। और अगर उनको बंदा ना मिल रहा हो तो फिर एमपीएच को लेते हैं। तो एमपीएच की पे बहुत अच्छी है, लेकिन जॉब वैकेंसीज कम है। डॉक्टर जहीर, आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? दुरुस्त बात है, बेसिकली मैनेजर है उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप डॉक्टर भी हो। वो आप एज अ मैनेजर, मैंने नॉन डॉक्टर्स को भी देखा है, तो वो जो हेल्थ फैसिलिटी है उस पर डिपेंड कर रहा होता है। सर एनेस्थीसिया स्कोप क्या है उधर? क्वेश्चन है। एनेस्थीसिया को उसी तरह कंसिडर करें जिस तरह हम जीपी को कर रहे हैं, या मतलब कोई भी स्पेशलिटी कर रहे हैं उसी को कंसिडर करें, कोई स्कोप जी, वो इस लिहाज उस से नहीं है। उसका उसका आंसर डिटेल में बता चुके हैं। जी। और हाउस जॉब के बाद डायरेक्ट जाना चाहिए कि नहीं? नहीं, हाउस जॉब के बाद आपने 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, डायरेक्ट आप नहीं जा सकते। अ, इस ये जितने भी सर्विस स्कोप है देखें, आप उधर इधर से एफसीपीएस किसी में पास करके जाते हैं, किसी में भी कोई भी स्पेशलिटी है, और उधर 3 साल का एक्सपीरियंस लेते हैं, और फिर आप एज अ स्पेशलिस्ट कंसिडर होते हैं। अगर आप उधर स्पेशलिस्ट कंसिडर हो गए हैं, तो आपकी मौजें हैं, आपके मजे हैं, आपको बहुत, आप बहुत अर्न करेंगे, चाहे वो आपकी जो मर्जी स्पेशलिटी है। और दुरुस्त। जनरल सर्जरी का बहुत अच्छा स्कोप है। ये नहीं, क्योंकि जब भी सर्जरी वाले जितने भी फील्ड हैं उनका वो हाईली पेड है। तो आपने जो भी किया हुआ है, वो बस ये है कि आपको उधर से स्पेशलिटी जिस दिन आप अनाउंस हो गए, या वो सर्टिफिकेट मिल गया, तो आपके मजे दुरुस्त। हैं जी। अच्छा, अच्छा मैं बताना था आपको, स्टूडेंट्स सबसे जो आसान ये जो डीएचए है, ये एग्जाम भी आसान है, और एमओएच भी आसान है एज कंपेयर टू हाथ। तो भाई मैं यहाँ पे थोड़ा सा ना मेरी अपनी ओपिनियन है इस मामले में। ये तीनों एग्जाम जो है ना, ये सारे आप सब साथी जो हैं इनको कंसिडर करें प्लैब 1 लेवल के, यानी कि ना तो बहुत ज़्यादा बेसिक्स पूछा होता है, ना 100% क्लिनिकल है। सो एक मीडियोकर लेवल का है, जैसे कि माशाल्लाह आपका स्पेशलिटी आपकी ही यहाँ आपकी एक अल्लाह ताला ने आपको एक शोहरत दी हुई है फर्स्ट एड की। तो मास्टर दी बोर्ड एक मशहूर मरूफ हर वर्ड बंदा यूज होता है। मेरे दौर में यूएसएमएल स्टेप 2 सीके थी वर्ड, अब मास्टर द बोर्ड है। तो उसमें आप उसमें से गो थ्रू हो जाएं, तो इसमें पीड से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसमें गायनी का भी आ जाता है। सो एक मीडियोकर लेवल का है, ना बहुत इजी है ना बहुत टफ है, और ये सारे ऑलमोस्ट सेम है स्टेटस में ना एग्जामिनेशन के लिहाज से। तो मैंने दुबई इसलिए चूज किया था, मुझे बेसिस को फॉलो करना था अपने को, तो इसलिए फिर मैंने दुबई चूज किया था। अदरवाइज मैं डीयूएच चूज करता। अच्छा, आपने डीएचए क्यों चूज किया? कि आपने पेसेस को करना था, तो पेसेस में डीएचए किस तरह आपको हेल्प करेगा? हाँ, उसमें मुझे था कि मुझे आसानी से स्लॉट्स मिल जाएंगे और मैं एग्जाम वगैरह अपना पीसीस का अच्छे तरीके से कर लूंगा, ये मेरा एम था, जो मेरी उस वक्त परसेप्शन थी।
जो कि मैं नहीं समझता कि वो बहुत मैच्योर परसेप्शन थी, चूँकि माशाल्लाह मैं तो मेरे पास तो ये अवेलेबिलिटी नहीं थी, जब आप वेबिनार कर रहे हैं या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो मेरे पास तो एक जैसे यूट्यूब सोर्स हो गया, इस तरह के सोर्सेज़ थे, तो जो मुझे समझ आया मैं वैसे करता रहा, ये चीज़ है। और दुबई का हाथ का इसमें एक और पॉइंट था कि जब मैंने अबू धाबी का देखा, उसमें पेसिस सेंटर है कि या नहीं है, क्योंकि मैं एमआरसीपी को परस्यू कर रहा हूँ, तो वहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट ही नहीं हो रहा था। तो बेसिस में ये है कि आपके जो लोकल रेज़िडेंट, ये लोकल कैंडिडेट्स हैं, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है एग्ज़ाम की सीट के अवेलेबिलिटी के मामले में। सो इसलिए मैंने फिर उसको फ़ोकस किया था। सही हो गया। जी स्टूडेंट इसमें जो आपका एमओएच एग्ज़ाम है मैंने पहले भी बताया था, इसमें स्टेट 5 स्टेट आती हैं, इसमें शारजा भी है और दूसरी 5 स्टेट हैं। इसमें क्योंकि स्टेट ज़्यादा है तो अपॉर्च्युनिटी ज़्यादा होती है जॉब की, जॉब के लिहाज से अपॉर्च्युनिटी ज़्यादा है। जी, और एग्ज़ैक्टली। तो अपॉर्च्युनिटी अगर आपने ज़्यादा है तो उसके लिए एमओएच बेस्ट है। लेकिन अगर पे के लिहाज से देखा जाए तो वो जो आपका हाद है अबू धाबी हेल्थ अथॉरिटी ऑफ अबू धाबी ये पे हाईली पेड है। तो आज़िफ़ भाई, यहाँ पे मेरी ओपिनियन है, अगर आप मुझे अलाउ करें कि जो हाँ, हाद है ना, उसकी जो पे को आप वो ना कंपनसेट हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे जो लिविंग कॉस्ट है ना, वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है दुबई से। अब दुबई की लिविंग कॉस्ट कंपैरेटिवली ज़्यादा है एमओएच और दूसरी एमिरेट से। सो अगर वो देखा जाए तो वो ऑलमोस्ट कंपनसेट हो जाता है उसी तरह से। हुँ, और ये भी जो मैंने इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि लोग कोशिश करते हैं अच्छा अ, वो पहले एमओएच देते हैं और ये एक-दूसरे में वो चेंज करवा सकते हैं और आप एमओएच को और डीएचए को हाथ में कन्वर्ट करवा सकते हैं और आम तौर पे एमओएच और डीएचए को ही लोग हाथ में कन्वर्ट करवाते हैं, लेकिन हाथ वाले जिन्होंने हाथ किया होता है वो उधर नहीं जाते, डीएचए की तरफ या एमओएच में कन्वर्ट नहीं करवाते। मेरी ऐसी ऑब्जर्वेशन तो भाई नहीं है, ऐसा है कि ना इसमें चूँकि हाथ में भी 2 मेन जगह आती हैं, एक अबू धाबी और एक अल ऐन है। हाँ, और इसके अलावा जो है एमओएच का ये है कि असल में ना ये डिपेंड करता है कि आपका रिसोर्स कहाँ पे है, आपका सपोर्टिंग पर्सन कौन-सा है। तो तो सपोर्टिंग मेजॉरिटी पर्सन ये कौन-सा है। है? हाँ जी, तो वो फिर आप जिस स्टेट में जा रहे हैं, जिस जगह पे जा रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरा सपोर्टिंग पर्सन अबू धाबी में है, तो मैं अबू धाबी का करूँगा। और अगर मैं शारजाह बिल्कुल। का है, तो शारजाह में करूँगा, मैं उसको देखूँगा, फ़ोकस करूँगा। अब एमओएच में शारजाह, और अगर आप वहाँ पे आप गुज़र हो यूएई में, तो आप देखेंगे कि शारजाह और दूसरी जो स्टेट्स हैं, ऐसे लग रहा है जैसे आप लाहौर फिर रहे हैं, फैसलाबाद फिर रहे हैं। और दुबई जो है वो आपको ऐसे लगता है जैसे मैं लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट भी गया हूँ, मैं यूके में भी फिरा हूँ। मैं अल्लाह ताला ने मुझे मुख़्तलिफ़, तो मैंने ये देखा है कि दुबई जो है वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न सिटी है उसकी जगह। तो चलिए वो फिर और फिर कैटेगरी वो फिर जी। आप सजेस्ट कर रहे हैं तो दुबई जाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा, मैं सजेस्ट ये कर रहा हूँ जहाँ पे आपका रिसोर्स है। अच्छा, इसमें जो बात जी। कर रहे हैं सर ज़हीर वो ये कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपको कनेक्शन होने चाहिए। कनेक्शन ज़्यादा मैटर करते हैं कि आपकी जॉब में आपको कितना फैसिलिटेट करेंगे। अगर आपके कनेक्शन आपके इधर हैं आपके अबू धाबी में कनेक्शन है, अल ऐन में कनेक्शन है तो आप हाथ दे लें। अगर ट्रू। आपके डीएचए में दुबई में आपके ज़्यादा कनेक्शन है तो आप डीएचए की तरफ जाएँ और अगर आपकी दूसरी जो स्टेट है जिसमें शारजा है और जिसमें दूसरी स्टेट आती है उनको मुझे नेम अभी नहीं याद तो फिर आप जी। एमओएच की तरफ जाएँ। लेकिन अगर किसी कनेक्शन नहीं है और वो उसका किसी भी जगह कनेक्शन नहीं है, तो फिर वो क्या करे? वो फिर ये करेगा कि वो एमओएच अगर जॉब अपॉर्च्युनिटी के लिहाज से वो देखेगा तो उसके लिए एमओएच में ज़्यादा वो जॉब अपॉर्च्युनिटी है क्योंकि इसमें 5 स्टेट हैं। दुबई जो है अगर ट्रू, आप ट्रू। लाइफ़ को ज़रा-ज़रा यूरोप का टच लेना चाहते हैं और आप कहते हैं कि मैंने तो मेरी तो ज़िंदगी उधर है, मेरे तो बिल्कुल ठीक। और मैं यूरोप तो नहीं जा सका और थोड़ा यूरोप का जो है ना वो टेस्ट टेस्ट जो है उसकी रौनक देखूँ तो वो डीएचए है। और हाथ जो है वो आपका है इसमें पे आम तौर पे ज़्यादा होती है। जी, श्योर, श्योर, उसके लिहाज एग्ज़ैक्टली। से। मुझे सबसे पहले ऑफ़र 16,000 की थी। यहाँ से हाथ से ही मुझे कॉल आई थी। अबू धाबी से आई थी उस वक़्त, लेकिन मैं दुबई में था, जॉइन नहीं कर सका था मैं। तो डॉक्टर ज़हीर आप कोई क्वेश्चन और होगा? मैं कुछ बातें जो बताना चाहूँगा वो ये हैं अब इसको शॉर्ट करते हैं और एंड की श्योर, तरफ जाते हैं। ट्रू। तो इसमें मैं जल्दी से डॉक्टर सर ज़हीर आपने मुझे करेक्ट करना है जहाँ जी, आपको लगे कि करेक्शन की जी, ज़रूरत है। श्योर, श्योर, श्योर।
जो आपका स्ट्रक्चर ऑफ एग्जाम है वो क्या है? जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया कि फंडामेंटल क्वेश्चंस भी हैं, बेसिक्स के भी हैं, और ये बेसिकली स्टेम है। जैसे आप एफसीपीएस पार्ट 1 दे रहे आपके हैं, कितने एमडी क्वेश्चन का होते एग्जाम हैं? दे रहे हैं, आपके कितने क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में? ये फ्लक्चुएट करता है। मैंने 150 एक्सपेक्ट किए थे, लेकिन ये 120 क्वेश्चन थे उस वक्त। 120 क्वेश्चन होते हैं और आपके पास 90 मिनट का टाइम होता है। हाँ, लेकिन ये आप देखेंगे ये चेंज भी करते रहते हैं बेसिकली ना, तो इसलिए जब आप एग्जाम दें तो ये बहुत अच्छे तरीके से ये इन्होंने डिस्क्राइब किया होता है कि ये आप एक्सपेक्ट करेंगे, जैसे यूएसएमएलई में करते हैं, तो इन्होंने पहले बताया हुआ होता है। सो और अब मैं बताना चाहूंगा कि आपने हाउ टू प्रिपेयर आपने इस तरह इसकी तैयारी इस तरह की करनी है। जो बुक यूज होती हैं जो बुक्स यूज होती हैं वो है आपकी MTB मास्टर द बोर्ड स्टेप टू सीके। और या फिर ये जो बुक मैं बता रहा हूँ इसमें से आपको कोई एक चूज करनी है, ये नहीं कि सारी बुक पढ़ ली। फर्स्ट एड स्टेप टू सीके, फर्स्ट एड स्टेप टू सीके। और इसके बाद आपके होते हैं पास्ट एमसीक्यूज। अच्छा, फर्स्ट एड मेडिसिन प्लेटफॉर्म जो है ये इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है जितना आमतौर पे हम समझते हैं। ये यानी कि इतना मुश्किल, इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन अगर आप ये बुक्स पढ़ लें तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। तो अ, इसमें फर्स्ट एड मेडिसिन प्लेटफॉर्म ने स्टूडेंट की किस तरह हेल्प की है, इसकी क्या कंट्रीब्यूशन है। अगर तो किसी स्टूडेंट के अपने कंसेप्ट ही अच्छे हैं तो वो खुद भी पढ़ सकता है, लेकिन अगर वो इन बुक्स को डिफिकल्ट समझता है तो इन बुक्स के लेक्चर फर्स्ट स्टेप टू सीके के लेक्चर वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। और इसमें जो आपके मास्टर द बोर्ड के कंसेप्ट हैं जो इसमें नहीं थे, जो एडिशनल चीज़ें मास्टर द बोर्ड ने लिखी हुई थी, तो उसको इधर कवर करने की कोशिश की गई है फर्स्ट स्टेप टू सीके में। तो जो वेबसाइट पे जो फर्स्ट एड मेडिसिन वेबसाइट है, इस पे जो लेक्चर्स हैं वो फर्स्ट स्टेप टू सीके के हैं। तो तो ये थोड़े से टाइम में आप उनको कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप टू सीके के लेक्चर को सुनते हैं, फिर आप उसके बाद स्टूडेंट चाहे तो वो मास्टर द बोर्ड बुक पढ़ लें, चाहे वो फर्स्ट स्टेप टू सीके पढ़ लें। तो दोनों में कंसेप्ट तकरीबन इतना फ़र्क कोई नहीं है। दोनों मेडिसिन की बुक्स हैं और उसमें गायनी ओब्स भी है, उसमें पीड्स भी है, तो दोनों उसको कवर करते हैं, तो आप इजीली कर सकते हैं। दूसरा है पास पेपर जो पूल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजिम करना होता है। तो आज मैंने ग्रुप में पास पेपर्स जो है वो शेयर भी किए थे। तो सर जहीर आप ये बताएं कि पास पेपर कहाँ से बच्चे ले सकते हैं? इसमें जो यूएई की ग्रुप बना हुआ है फेसबुक पे, उसमें सारी फाइल्स मौजूद हैं पास पेपर्स की, रिकॉल बेसिकली वो रिकॉल्स हैं। तो वो रिकॉल्स उनको हाईली उन पे डिपेंड, उसको ना स्टेम के लिहाज से एक आइडिया लेने के लिहाज से तो ज़रूर फोकस करें कि ये टॉपिक ये इस तरीके से पूछा है, लेकिन वो किसी तरीके से भी पूछ सकता है। सो वो फाइल्स हैं मुख्तलिफ। उम्मुल कुरा एक बुक है, एक रिकॉल है, ये सऊदी अरेबिया की एक यूनिवर्सिटी है वहाँ की है। तो वो मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। सर मैं आपको कोशिश करूँगा कि वो शेयर करूँ जो मेरे पास डेटा है, ताकि जिसमें से मैं गो थ्रू हुआ था एग्जाम देने के लिए, तो वो फिर आप सब कोलीग्स के साथ वो शेयर कर लीजिएगा। जी ठीक है। ये जो उम्मे कुरा है, ये असल उम अल कुरा, ये एसएलई के लिए के क्वेश्चन है, लेकिन एसएलई के क्वेश्चन है और इसके क्वेश्चन तकरीबन इसमें आपको हेल्प होती है सेम सेम। जी, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो एक तो आपने तो फिर आपने फर्स्ट स्टेप तो सीखे या मास्टर द बोर्ड में से एक बुक सेलेक्ट करनी है, एक बुक पढ़ लें, दोनों एक जैसी हैं। तो और उसके बाद आपने एमसीक्यू करने होते हैं जो पास एमसीक्यू हैं, उम्मे कुरा जो है ये कर लें, तो आपकी एग्जाम की तैयारी हो जाती है। ठीक है, तो इट इज़ नॉट डिफिकल्ट। ट्रू। और उसके बाद है कुछ और बातें जो अ, अच्छा, कैरियर के लिहाज से मैं पहले ही बता चुका हूँ। कैरियर के लिहाज से अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम दुबई में जाके स्पेशलाइजेशन करेंगे, तो दुबई स्पेशलाइजेशन के लिए करने के लिए नहीं है। दुबई सिर्फ आपको शॉर्ट टर्म में ज़्यादा कमाने के लिए है बस। शॉर्ट टर्म में आप ट्रू। ज़्यादा कमा सकते हैं, आप अपने कैरियर उधर नहीं बना सकते। कैरियर बनाने के लिए आपको दुबई से निकलना पड़ता है। आप दुबई से निकल के पाकिस्तान आते हैं, आप दुबई से निकल के यूएसए जाते हैं, आप दुबई से निकल के यूके जाते हैं और अपने स्पेशलाइजेशन एग्जाम पास करते हैं और फिर जाकर दोबारा एज ए स्पेशलिस्ट दुबई में आते हैं, तो फिर आपका कैरियर ज़बरदस्त है। अगर आप उधर एज ए जीपी ही रहेंगे तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे।
इनके पूरी यूजुअली जिंदगी लोग बीती। फॉलो करते हैं यूके को, और दुबई से जाके यूके के प्लैब को फॉलो करते हैं, और आयरलैंड की आयरिश मेडिकल काउंसिल को फॉलो करते हैं यूएई से। तो आपको जो एवरेज सैलरी का आपको इंटरेस्ट होगा, अगर सैलरी के बारे में बता दिया जाए तो सैलरी जो एवरेज है वो 15,000 से 20,000 है। और आजकल क्योंकि, हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात है कि क्योंकि इंडियन और पाकिस्तानी एक दुबई बहुत करीब है और सस्ता भी है, तो सब लोग इसकी तरफ मूव कर रहे हैं। सारे इंडियन भी ये एग्जाम दे रहे हैं और पाकिस्तानी भी। पाकिस्तान में 1 लाख पे है, उधर ज़्यादा पे है, तो सारे पाकिस्तानी उधर गए हैं। सैचुरेशन बहुत हो चुकी है, जॉब इतनी आसानी से नहीं मिलती। जॉब आपको कनेक्शन से मिलती है, बोर्ड ढूंढने से मिलती है, सर्च करने से मिलती है। सर्च किस तरह कर सकते हैं? सर्च के लिए आपके पास आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, फिर आप ये कर सकते हैं कि आपको उधर आपके कनेक्शन है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कनेक्शन। आपके उधर कोई पर्सन हो जो उधर जॉब कर रहा हो, या किसी भी आपका रेफरेंस हो, वो मैटर करता है। या आप डायरेक्ट जाते हैं उधर विजिट वीज़ा पे, और फिर जो जैसे भी जाते हैं और डायरेक्टली जाके क्लिनिक पे अप्लाई करते हैं। या फिर आप ये करते हैं कि सर, और कोई वे, यही वे है ना, ऑनलाइन डायरेक्ट और जी सर, ऐसे है कि इसमें जो ऑनलाइन है उसको आप यूं समझेंगे, अगर आपको बहुत अच्छा सोर्स है तो वो ऑनलाइन हो सकता है, जिसमें आप ये समझ लें कि 1 to 3% चांसेस हैं बगैर विदाउट एनी सोर्स। और 90% जो है वो यही है, 90 to 95% कि आप वहाँ जाएंगे, बिकॉज वहाँ जाएंगे और अप्लाई करेंगे। क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि इंटरव्यू के लिए वो कहते हैं कि द कैंडिडेट शुड बी अवेलेबल राइट नाउ, तो वो आपको बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए, तो वो फिर आपका वन ऑन वन इंटरव्यू होता है। तो वो बेसिकली वहाँ पे अवेलेबिलिटी चेक करते हैं कि ये आपकी है या नहीं है। इसमें और भी बहुत सारी रीजंस हैं, और कुछ और भी मोनोपलीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वीज़ा इशुएंस का है। तो रिसेंटली पाकिस्तानीज को काफ़ी इशू था वीज़ा इशुएंस का। तो मुझे इवन एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो डॉक्टर हैं पाकिस्तानी थी, तो वहाँ पे उन्होंने जॉब शेयर की, मैं पाकिस्तानी था, मेरे पास एलिजिबिलिटी थी, सारा कुछ था। तो मैंने इतना कहा कि जी मैं, मेरे पास बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस भी है और पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन भी है, मैं अवेलेबल हूँ। तो उन्होंने कहा जी कि नो वीज़ा इशुएंस फॉर पाकिस्तानी एट द मोमेंट। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि क्या मामला होते हैं। और और एंड पे क्वेश्चन था कि डेंटिस्ट जो होते हैं, जो सेम राउट, उन सेम राउट जो हमने चीज़ें उनका डिस्कस की हैं उसी तरह ही करेंगे वो। उसी तरह करेंगे। उनकी वो हाईली पेड हैं, लेकिन जॉब कम है उनके लिए। सॉरी आतिफ सो भाई, नहीं 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 नहीं, हाली पेड नहीं है डेंटिस्ट जो है। डेंटिस्ट आई डोंट नो कि फ्रॉम वेयर दिस थॉट केम कि वो हाईली पेड है, ऐसा नहीं है। यूएई की बात करें ना, तो जो मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि वो बेसिकली पेशेंट शेयर पे चल रहे होते हैं। यूजुअली उनको पे जो है बहुत कम, जो लमसम पे है वो बहुत कम ऑफर की जाती है। साथ में उनको कहा जाता है कि आपका पेशेंट शेयर है, इस तरह चलते हैं वो। ठीक हो गया। अब ये उसकी बताएं कि और इनके सारों की रीजन, सॉरी, इन सारी चीज़ों की रीजन के पेज कम क्यों हो रही हैं या सारा कुछ, वो आप ऑलरेडी माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से मेंशन कर चुके हैं। सैचुरेशन, ओनली वन पॉइंट दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन। और डेंटिस्ट की इस तरह क्यों है कम सैलरी है, वो क्यों सफ़र करते हैं, उसकी सैचुरेशन है कि जो साउथ इंडियंस हैं जैसे केरला, और वहाँ से बहुत ज़्यादा डेंटिस्ट गए हुए हैं यूएई। हमारे पाकिस्तान में तो डेंटिस्ट बनने का ट्रेंड कम है, वहाँ के बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स हैं वहाँ पे। तो वो ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, और मैंने देखा है, मैंने इंटरव्यूज को जहाँ जहाँ मैंने भी अटेंड किए हैं, मैंने एक एक जो है वैकेंसी पे डेंटिस्ट की, मैंने बहुत सारे इंडियन, सारे 95% सारे इंडियंस बैठे होती थी डेंटिस्ट जो थी। जी जी। और ये बता दें कि जो एसएमएलई है या एसएलई, सऊदी अरेबियन लाइसेंसिंग एग्जाम, उसमें ये उसका भी जो प्रोसेस इसी तरह है या थोड़ा डिफरेंट है? आई हैव नो एक्सपीरियंस जी, मेरा एसएलई से कोई ओके एक्सपीरियंस नहीं है, नो ऑब्जर्वेशन। ओके ओके। और फिर एक क्वेश्चन आया है सर, व्हाट अबाउट जी, टाइम कितना रिक्वायर है? टाइम आपको उतना ही रिक्वायर है कि ये आप ख़त्म कर लें। आप कमेंट करना चाहेंगे ज़हीर भाई, इस पे जो टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रेप? टाइम रिक्वायर फॉर व्हाट? वो कह रहे हैं कि हमें कितने टाइम में हम अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ये आपने ऑलरेडी आज भी बड़े अच्छे अंदाज में मेंशन किया है। ये बेसिकली
डिपेंड करता है आपके कॉन्सेप्ट्स पे एंड हाउ मच फ्रेश यू आर एंड हाउ क्लियर कट यू आर इन योर माइंड। एक बंदा जो स्क्रैच से शुरू करता है उसको ज़रा कॉन्सेप्ट बनाने में टाइम लगता है, और एक बंदा जो ऑलरेडी गो थ्रू में चल रहा है या पार्ट 1 एग्जाम दे रहा है, कोशिश कर रहा है, तैयारी कर रहा है, उसके लिए तो ये 15-20 डेज बहुत है, मतलब ओरिएंटेशन के यार वो मुझे सारे टॉपिक्स का आइडिया है, तो बस गो थ्रू होते हैं, तो दैट्स इट। और फर्स्ट एड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, मतलब मेरी बड़ी जो है ना महबूब तरीन बुक है फर्स्ट एड जो है, और ये जो उसके बाद मास्टर दी बोर्ड, ये बहुत पसंदीदा किताबें हैं मेरी दोनों। ये दोनों बहुत अच्छी बुक्स हैं, तो आप इनमें से किसी एक को फॉलो कर लें। जिन स्टूडेंट के कंसेप्ट वीक हैं उसमें प्लेटफॉर्म फर्स्ट मेडिकल प्लेटफॉर्म उनको ये हेल्प कर रहा है कि इनके लेक्चर वेबसाइट पे अवेलेबल हैं फर्स्ट स्टेप टू सीके के, तो वो उन्होंने वो लेक्चर सुनने हैं, वो और उसके बाद उसने पास एमसीक्यू करने हैं, और ये जो उम्मे अल कुरा एमसीक्यू है ये करे, तो इंशाल्लाह वो पास है, यानी कि जी, इतना मुश्किल नहीं है, पास है। एक अच्छा बंदा जो है जो फ्रेश है वो वन मंथ से ज्यादा उनको नहीं लगना चाहिए, और जिनको थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है, सो इन शॉर्ट 1 to 3 मंथ्स टाइम जो है ये इनफ होता है मेरा ख्याल। चलें, आई थिंक मेरे ख्याल में हमने सारे जो एक्सपेक्ट थे वो सर ज़हीर हमने मेरे ख्याल में कवर कर दी हैं। अगर कोई श्योर क्वेश्चन श्योर। स्टूडेंट पूछना चाह रहा हो तो वो पूछ सकता है। ये डॉक्टर सदाम थे, मुझे पता नहीं वो इधर ही हैं या उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है कि नहीं किया हुआ, वो भी उधर आई थिंक के वो डॉक्टर सदाम आप इधर हैं? अच्छा, एमआरसीपी, अच्छा जो एमआरसीपी है इस पे हम एक और करेंगे। ट्रू, हम वेरी ट्रू। हाँ, हाँ जी, जी, राइट नाउ वी हैव टेकन अ हाँ लॉट टाइम राइट नाउ। हाँ, एमआरसीपी और ये जो मालदीव और इसमें हम आयरिश बाद में मेडिकल करेंगे। काउंसिल। हाँ जी। आयरिश इसके लिए हम बात और करेंगे। हाँ जी, और हाँ, करियर काउंसलिंग के लिए, करियर गाइडेंस के लिए कि क्या करना चाहिए, तो वो लगा से एक सेशन हो सकता है। पासिंग मार्क्स जो है 60% हैं इसमें आपके ये जो एग्जाम अच्छा, 60%, इसमें इसमें इतना मार्क्स नहीं आते, मजे की बात ये है कि इसमें मार्क्स मेंशन नहीं करेंगे, आइदर यू आर पास और यू आर फेल, दैट्स इट। हाँ, और 60% पासिंग हाँ जी। क्राइटेरिया। तो और इसमें जो क्वेश्चन है वो आम जो अभी तक इंफॉर्मेशन इस एज वेरी करता रहता है, लेकिन 120 और ये 90 मिनट में आपने करने होते हैं। तो राइट। आफ्टर पासिंग एमआरसीपी वर्थ वी हैव ऑलरेडी डन एमआरसीपी यूके देन विल बी स्पेशलिस्ट। अब वो कह रहे हैं, डॉक्टर फिजा उस्मान पूछ रही है सर हु हैव ऑलरेडी डन एमआरसीजीपी यूके दे विल बी। MRCP something else, MRCP something else। चलें जी, पास पेपर हम शेयर कर देंगे, थैंक यू। अच्छा, और कोई क्वेश्चन जी? सीट्स कब होती हैं, अवेलेबल होती हैं एग्जाम की? सीट मेरे ख्याल पूरे साल ही अवेलेबल होती है जी। हाँ जी। सर ज़हीर आपने बस जाना होता है वेबसाइट पे और अवेलेबिलिटी देखनी होती है कि आप जो लाहौर सेंटर है इसमें कौन सी डेट्स अवेलेबल हैं और आपको कौन सी चूज़ करनी है, आपके लिए कौन सी सुटेबल है, आपके एग्जाम के लिहाज से, तैयारी के लिहाज से कौन सी आपको अच्छी लगेगी। जी, यूजुअली वीक में ऑलमोस्ट एवरी वीक में अवेलेबल होता है, और वीक में 2 से 3 दफ़ा तो अवेलेबल होता है। पूरा रेयरली मैंने साल ही देखा हो। अवेलेबल है? जी, वीक में और मंथ में हर चीज़ अवेलेबल, हर वक़्त अवेलेबल है यूजुअली। ये कितनी अटेम्प्ट दे सकते हैं जी ये आई अटेम्प्ट? आई थिंक 3 हैं, 3 हैं। एग्ज़ैक्टली मुझे श्योर नहीं है, वो आप एलिजिबिलिटी में देखिएगा, आई थिंक 3 हैं, आई थिंक 3 हैं या 5 हैं, कुछ समथिंग है। सर काइंडली एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ द एक मिनट, एडवांटेजेस ऑफ द डिसएडवांटेजेस यूएई और केएसए फॉर डॉक्टर। ज़हीर भाई जी, जी, सॉरी आतिफ वो जी कहते हैं बोलिए। कि आप ये बताएं कि यूएई और वर्सेस केएसए फॉर डॉक्टर्स का बता जी। दें। जी, अच्छा, इसमें ना यूजुअली जो नॉर्म है, जो मैंने स्पेक्ट्रम देखा है यूएई में जाके भी, वो एक स्पेक्ट्रम ये देखा है, पाकिस्तान से लोग निकलते हैं सऊदी अरेबिया जाते हैं, सऊदी अरेबिया से निकलते हैं यूएई जाते हैं, और यूएई से निकलते हैं तो यूके जाते हैं। ये मैंने ये स्पेक्ट्रम में बड़ा क्लीनली देखा है इसको। सो आप क्या दोबारा बताइएगा, आप कहते हैं इधर से यूएई जाते हैं और उधर से? हाँ जी, मतलब केएसए से मैंने लोगों को यूएई सेटल होते देखा है, और यूएई से फिर यूके। सो बेसिकली ये लोगों को केएसए मैंने क्या है जो सर? केएसए सऊदी का अरेबिया, किंगडम ऑफ सऊदी सऊदी अरेबिया। अरेबिया? अच्छा अच्छा, ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। ठीक हो गया। और सर आफ्टर मेरे ख्याल में जितने आप क्वेश्चन अभी पूछ रहे हैं ये सब हम वो कर डिस्कस चुके कर हैं, वो चुके कह हैं, हाँ, कर चुके हाँ, हैं।
ये जो अभी आप पूछ रहे हैं ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, और हाउ मैनी स्टेप ऑफ डीएचए एग्जाम ये भी डिस्कस हो चुके हैं, हाउ टू रजिस्टर ये सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। जो दूसरे एग्जाम है, जिस तरह आप एमआरसीएस की बात कर रहे हैं, ये जो वेबिनार था ये यूएई एग्जाम के लिहाज से था, और यूएई एग्जाम के लिहाज से हम सारी बातें डिस्कस कर चुके हैं। एग्जाम में चार्जेस कितने हैं वो भी डिस्कस हो चुका है। ये जो वेबिनार है, ये जो वीडियो है, ये हम यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, और उसका नेम है फर्स्ट एड मेड इजी भाई डॉक्टर हाफिज आतिफ। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, या हमारा फर्स्ट एड मेड इजी ऑनलाइन क्लास है, और उस पे ये सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। और नेक्स्ट लास्ट पे ये है कि लास्ट पे ये है कि ये जो हम डॉक्टर सर ज़हीर, आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपका शुक्रिया अदा कर लूँ पहले कि आपने हमें थैंक टाइम यू, दिया, और मुझे पता है आप थैंक यू। थोड़े बिजी थे, और मैंने आपसे इट्स ओके। ज़बरदस्ती No, 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 ज़बरदस्ती otherwise most welcome. It's okay. It's a great pleasure from me and मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है और इज़्ज़त की बात है कि आपने मुझे इस काबिल समझा। और ये आप यकीन करें 10 to 12 years of painful experience going through different countries. ये बड़ी अच्छी खुशाइन बात है कि कोई सारे डॉक्टर्स को एक प्लेटफॉर्म पे रख के इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और ये बेसिकली मॉरली एथिकली हमारी ड्यूटी बनती है सीनियर्स डॉक्टर्स की कि जो जूनियर्स को इस तरीके का प्लेटफॉर्म मुहैया करें, ताकि अपनी खामियों से जो हमने सीखा है वो उनको उस परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरे लिए ग्रेट प्लेजर था। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे। डॉक्टर आतिफ सर, आपके लिए अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बरकत डाले। सारे डॉक्टर्स जो हैं, अल्लाह ताला हमें एक जो वर्थ है अपने प्रोफेशन की उसको मेंटेन रखने की तौफीक दे, हमें बेहतरीन मुसलमान या मैं बेहतरीन इंसान और बेहतरीन मैं डॉक्टर बनने की तौफीक दे मैं और इधर अपने एक अपने और फील्ड में सर्व थोड़ा करने की तौफीक दे। बताना चाहूँगा कि डॉक्टर ज़हीरा एक बुक लिख रहे हैं, कि सर अपनी बुक के बारे में थोड़ा-सा बता दें, जो आप खुद भी बता दें, आप मुझसे अच्छा बता सकते हैं अपनी जी, बुक के बारे में। बेसिकली मैं नाचीज़ जो है मेरी क्या औकात, मैं बस कोशिश कर रहा हूँ कि मैं किसी न किसी तरीके से सर्व कर सकूँ ह्यूमैनिटी को। सो तिब्बे नबी पे इंशाल्लाह मैं काम करूँगा, कर रहा हूँ किसी हद तक। तो अभी ये एक लंबा जो चौड़ा प्रोजेक्ट है जिसका बेसिकली मकसद ये है, जिसको इंटरप्रेट करना है, ना कि ट्रांसलेट करना है। जिसको मैंने अभी नाम तो सोचा है, द मेडिसिन इन द ये कॉन्टेक्स्ट ऑफ जो इस्लाम। मेडिक हाँ, मेडिसिन जो है ये किस तरह इस्लाम से रिलेट करती है? इस पे डॉक्टर जी, ज़हीर इसमें अपनी बुक। जी, जी, जी। जी, एग्ज़ैक्टली। कुरान और सुन्नत से वो सारा इल्म जो तिब से रिलेटेड है, उसको मॉडर्न मेडिसिन में इंटरप्रेट करना है। सो दैट्स माय प्रोजेक्ट ऑफ माय लाइफ, यू कैन से दैट, इंशाल्लाह। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाबी दे, हमारी दुआएँ आपके साथ हैं। और जी, डॉक्टर थैंक यू, ज़हीर, थैंक यू, जज़ाकल्लाह आपके थैंक यू, टाइम का थैंक यू बहुत वेरी शुक्रिया। मच, थैंक यू। जी, थैंक यू। अच्छा, ये जो वेबिनार था, मैंने बहुत से देखी कि मुझे कोई प्रॉपर गाइडलाइन, जिसमें कंप्लीट गाइडलाइंस हों यूट्यूब पे, तो लेकिन मैंने ये एक चीज़ डेफिशिएंट पाई कि कोई भी कंप्लीट गाइडलाइन वीडियो नहीं थी यूएई एग्ज़ाम के बारे में। और इवन कि मैंने यूएसएमएल किया है, मैंने यूएसएमएल किया है, एफसीपीएस किया है, एमडीएमएस किया है, लेकिन मैं इतना ज़्यादा नहीं जानता था हार्ड एग्ज़ाम के बारे में और डीएचए एग्ज़ाम के बारे में। और इवन और मेरे एक कोलीग हैं, एक दोस्त हैं, उन्होंने भी अभी यूएसएमएल किया, और उनका और केई से हैं वो। उन्होंने भी मुझे कहा कि मुझे इनका आइडिया नहीं है इन एग्ज़ाम का। तो जिन स्टूडेंट्स ने या जिन लोगों ने ये जॉइन किया है इस वेबिनार को, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। एक जो हम जब इन एग्ज़ाम के बारे में सोचते हैं, तो हमें हमें एक वो होता है कि एम्बिग्यूसिटी होती है, पता नहीं ये क्या है, क्या होगा, किस तरह ये एग्ज़ाम है, किस तरह होते हैं। तो ये मैंने कोशिश की है कि जितना इनको हम आसानी से बता सकें और आपको समझ आ सके। इन 5 मिनट्स में जो है, कि जो कुछ हमने किया है, उसको मैं जल्दी से आपको बताऊँगा, और ताकि आप जो जिन लोगों ने बाद में जॉइन किया या जिन लोगों ने कुछ समझ नहीं आई वो कर लें। मैंने ये कहा है कि भई जो हार्ड एग्ज़ाम है, जो डीएचए एग्ज़ाम है, एमएच एग्ज़ाम ज़्यादा 5 स्टेट के लिए है, डीएचए दुबई के लिए है, हार्ड शारजा के लिए है और अल ऐन के लिए है। सॉरी, ये जो है अबू धाबी के लिए है और अल ऐन के लिए है। हार्ड जो है, ये एग्ज़ाम आपका सबसे आम तौर पे हाइली पेड है और थोड़ा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू डीएचए एंड एमओएच। अगर आप अपॉर्च्युनिटी के लिहाज़ से आपको कनेक्शन नहीं है, तो आप और आप अपॉर्च्युनिटी ज़्यादा आपको एमओएच में मिलेंगी। जो डीएचए है, इसमें
दुबई में एक अच्छी लिविंग स्टेट है, और हाथ जो है वो आपका हाईली पेड है और मुश्किल भी है। और लेकिन आपने मेन फोकस करना है अपने कनेक्शन पे, जहाँ कनेक्शन ज़्यादा हैं वो जिस स्टेट में कनेक्शन है उस स्टेट का आप एग्जाम देने तो वो बेटर रहेगा। हाउ टू अप्लाई, आपने 2 काम करने होते हैं। आपने अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भेज देने होते हैं। आज मेरा वो बना है कि मैंने एग्जाम देना है। मेरे पास 1 ईयर का हाउस जॉब का एक्सपीरियंस है और 2 ईयर की मेंबरशिप है, और मेरा माइंड बन चुका है कि मैंने ये एग्जाम देने हैं। मैं क्या करूँगा, मैं अप्लाई करूँगा और जाऊँगा और अपनी डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, हाउ टू अप्लाई की बहुत सी वीडियो यूट्यूब पे हैं, आपने उनसे देखना है कि ये किस तरह रजिस्टर करते हैं, वो कोई मुश्किल नहीं है। एक तरफ आप ये काम शुरू कर देंगे, इस काम को 1 मंथ लगेगा आपके डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन के लिए। दूसरी तरफ आप अपनी स्टडी शुरू कर देंगे, और स्टडी में भी साथ इधर से आपके 1 मंथ में ये हो जाएगा, डाटा फ्लो और उसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो वो भी कोई मसला नहीं है। और साथ ही आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर देंगे, आप फर्स्ट स्टेप टू सीके से और इसके जो पास पेपर हैं। अगर तो आपको फर्स्ट स्टेप टू सीके या मास्टर द बोर्ड बुक मुश्किल लगती है, इनमें से आपने एक चूज़ करनी है। अगर स्टेप टू सीके चूज़ करना है या मास्टर द बोर्ड यूज़ करना है। जो फर्स्ट स्टेप टू सीके है, इसके लेक्चर हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। अगर किसी पर्सन को डिफिकल्ट लगता है इसकी तैयारी करना, तो वो लेक्चर की हेल्प ले सकता है। और अगर कोई पर्सन चाहता है कि मेरे तो पहले ही कंसेप्ट अच्छे हैं, तो वो खुद से भी तैयारी कर सकता है, और वो मास्टर द बोर्ड या फर्स्ट स्टेप टू सीके प्लस वो जो है एमसीक्यू करेगा, पास एमसीक्यू करेगा, एक उम्मे कुरा बुक है वो करेगा। तो ये तैयारी भी उसकी हो जाएगी और साथ उसकी डाटा फ्लो यानी कि वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी हो जाएगा। और अब आपने क्या करना होता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है, आपने फिर एक एक ये हो गया, ये डाटा फ्लो भी हो गया। दूसरा आप प्रिपेयर हो चुके हैं। तो जब प्रिपेयर हो चुके होते हैं तो आप देते हैं एग्ज़ाम। एग्ज़ाम देते हैं, रिज़ल्ट लेते हैं, रिज़ल्ट आता है। जब रिज़ल्ट आता है तो आपके पास वेरिफ़िकेशन भी हो चुकी है, आपका रिज़ल्ट भी आ चुका है। ये दोनों चीज़ें जो हैं, सॉरी, यहाँ ये डाटा फ्लो भी हो चुका है और आपके रिज़ल्ट भी आ चुके हैं। तो जब आपकी वेरिफ़िकेशन भी हो चुकी होती है डॉक्यूमेंट्स की, आपके रिज़ल्ट भी एग्ज़ाम का आ जाता है। हाँ, आपने वेबसाइट पे जब अप्लाई करना होता है तो डेट पहले ही अवेलेबल होती हैं। पूरे साल ये एग्ज़ाम होते रहते हैं, आपने जस्ट जाना है वेबसाइट पे और देखना है कि इस महीने में कौन सी डेट अवेलेबल है। और आपने इस्लामाबाद में देना है, लाहौर में देना है, आप डेट लेते हैं, एग्ज़ाम देते हैं। एग्ज़ाम के बाद आपका रिज़ल्ट आता है। जब रिज़ल्ट आता है तो 2 चीज़ें आपकी एलिजिबिलिटी लेटर के लिए रिक्वायर हैं। एलिजिबिलिटी लेटर के लिए आपके लिए एक आपके डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन रिक्वायर है, दूसरा रिज़ल्ट कार्ड जो आपके एग्ज़ाम का रिज़ल्ट है वो रिक्वायर है। तो जब ये दोनों चीज़ें आप शो करते हैं, डाटा वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और रिजल्ट, तो आपको एलिजिबिलिटी लेटर मिलता है। ये एलिजिबिलिटी लेटर फिर आप अप्लाई करते हैं, जाते हैं, उनको कहते हैं भाई मेरे पास एलिजिबिलिटी लेटर है। तो वो कोई भी जो इंस्टीट्यूट है वो आपको रखता है, और फिर वो फिर बॉडी जो है वो आपको लाइसेंस इशू करेगा। बाकी एवरेज सैलरी कितनी होती है? एवरेज सैलरी आपका 15 टू 20,000 दिरहम होती है। लोएस्ट क्या है? लोएस्ट आमतौर पे अब जो है ना सैचुरेशन ज़्यादा है तो अब 10,000 12,000 भी हो सकती है। लेकिन आपने जो है ना 8,000 पे नहीं मानना, आपने 9,000 पे नहीं मानना। आपने कहना भाई मुझे इतनी, मतलब कि ये लोएस्ट है, इस पे आपने एग्री नहीं करना। 10,000 पे कम पे आप जब भी जाएँ आप एग्री ना करें। आप कहेंगे भाई इस रेंज 10,000 से कम नहीं हो सकती। ये मेरा मशवरा है। अ, तो लेकिन ये नहीं हो जो मेरे मशवरे पे अमल करते हुए वो कहे कि भैया आप कोई और जॉब ढूँढते हैं, ठीक है? कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। तो उसके बाद ये है कि जो एफसीपीएस पार्ट 2 के लोग हैं वो उसके बाद में स्पेशलाइज़ेशन के लिए कि उनको कंसल्टेंट माना जाए, उसके लिए उनको 3 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर उनके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस नहीं है तो वो एज़ अ जीपी ही काम करेंगे। यानी कि एमओ शिप ही करेंगे। लेकिन अगर किसी को स्पेशलाइज़ेशन मिल जाती है, वो उसको कंसिडर कर लेते हैं, तो उसकी पे बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी पे है। तो अच्छा, मैंने ये लास्ट पे आपके करियर गाइडलाइन के लिए था कि जो पुअर फैमिलीज़ हैं, जो शॉर्ट टाइम में ज़्यादा कमाना चाहते हैं डॉक्टर्स, वो उनके लिए डीएचए बहुत अच्छा है, वो पैसा कमाएँ और अपनी फैमिली को सपोर्ट करें। लेकिन हमेशा के लिए उधर रहना अच्छा नहीं है, उधर से निकलें और फिर अपनी स्पेशलाइज़ेशन के लिए पाकिस्तान आ जाएँ, पाकिस्तान में अपना वो करें, स्पेशलिस्ट बनें, या यूएसए चले जाएँ या लैब कर लें, और या फिर यूएसए चले जाएँ। तो स्पेशलाइज़ेशन करने के बाद फिर आप दुबई में आ सकते हैं। जो रिच फैमिली है, मैं उनको मशवरा नहीं देता कि वो डीएचए करें या ये जो यूएई के एग्ज़ाम दें, क्योंकि वो पहले स्पेशलिस्ट बने, पाकिस्तान में या यूके या यूएसए में भी करें या जो भी करना है, तो वो स्पेशलिस्ट बन के तो फिर उधर जाएँ। ये आई थिंक कि मैंने आपको सारी चीज़ें कर दी हैं, तो कोई, और बस दुआओं में याद रखिएगा, ये हमारा सेमिनार जो है, ये आपके लिए था,
और ये आई थिंक कि आपके जितने भी कंसेप्ट हैं एम्प्लिसिटी हैं वो हो चुकी हैं, क्लियर हो चुकी हैं। मैंने कोशिश की है कि सारी चीज़ें आपको बता दी। थैंक यू, आपके ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। बाकी ये जो प्लेटफॉर्म है प्लेटफॉर्म, ये जो वेबिनार था ये आपको फर्स्ट एड मेडिसिन प्लेटफॉर्म की तरफ से था। और फर्स्ट एड मेडिसिन प्लेटफॉर्म जो है ये पाकिस्तान में विद कंसेप्चुअल स्टडी जो है वो एक मेडिकल कम्युनिटी की तो ज़रूर एक कंट्रीब्यूट कर रहा है। और इसमें वेबसाइट पे जो हमारी वेबसाइट है उस पर आपको FCPS पार्ट 1 के कंप्लीट यानी कि जो कोर्स है उसके लेक्चर्स MDMS, USMLE, NLE और जितने भी दूसरे एग्जाम है हार्ड है, MOH है, इनके लेक्चर अवेलेबल है। जी मैं आपको जो ये जो पास पेपर हैं ये ग्रुप में शेयर कर दूँ। वेबसाइट एड्रेस जी वेबसाइट एड्रेस है फर्स्ट एड मेडिजी फर्स्ट एड मेडिजी बाई डॉक्टर हाफिज आतिफ सर्च करें तो वो आ जाएगा। और ये जो एग्ज़ाम है USMLE, NLE, MDMS अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में फर्स्ट वेबसाइट है जिसपे ये कंप्लीट फर्स्ट स्टेप 1, फर्स्ट स्टेप 2 सीके और जितनी भी ये दूसरी बुक्स हैं फर्स्ट स्टेप 1, फर्स्ट स्टेप 2 सीके, कैप्लन सर्जरी, इन सब के बेसिक और क्लिनिकल सब्जेक्ट सबके लेक्चर अवेलेबल है। चलें जी, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, आपका ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिए, अपना ज़रूर फीडबैक दीजिएगा हमें और इंशाल्लाह हम ये जो वीडियो है वेबिनार की गाइडलाइन की इसको हम शेयर कर देंगे यूट्यूब पे और उसका लिंक आपके ग्रुप में भी शेयर कर देंगे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। ओके, अल्लाह।